कार्बोकैटायन जस्ट बगल वाले कार्बन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ये मालूम पड़ रहा है। अब ये कार्बोकैटायन फर्दर रीअरेंजमेंट में जा सकता है, तो ऊपर तो नहीं जा सकता, नीचे सिमिलर कार्बन है नहीं जा सकता, और पीछे साइड भी नहीं जा सकता। तो अब कार्बोकैटायन कहीं भी नहीं जा सकता, तब क्या करें? तो हम लोगों का जो न्यूक्लियोफाइल है, जो सॉल्वेंट है, वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करेगा। H2O का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट H प्लस को और OH माइनस को डिसोसिएट करने से मालूम पड़ रहा है कि OH माइनस है। ये OH माइनस वाला पार्ट कार्बन पे ऐड होगा, तो अपने प्रोडक्ट वाले पार्ट में आराम से हम लोग ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये बोलने का एक बेसिक सेंस हो सकता है कि हम लोग के प्रोडक्ट बनाने का तरीका हो सकता है। बट अभी के लिए तो क्योंकि मालूम है कि अपने क्वेश्चन 1 है, बाकी टाइम के साथ क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप याद आता जाएगा कि अच्छा हाँ, ये सन 1 का केस था, ये सन 2 का केस है, ये E1 का केस है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का केस है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का केस है। वो टाइम के साथ अपने आप धीरे धीरे मालूम पड़ता जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जब सीक्वेंशियल रिएक्शन प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तभी पता चलेगा। उसके लिए अभी हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे, अभी केवल प्रोडक्ट बनाना सीखना है। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग बात करें, तो दूसरे वाले केस में हम लोग का सबसे पहला काम लिविंग ग्रुप वाले पार्ट को हटाया, मीडियम वाला पार्ट ही अपना रिएक्टेंट है, इसका मतलब SN1 रिएक्शन होगा, ये जजमेंट कर लिया हम लोगों ने। कार्बोकैटायन यहाँ का फॉर्मेशन हुआ, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में जा सकता है, तो 3 डिग्री के बगल में 3 डिग्री कार्बन है, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3 3 6 और एक साथ हाइपर कंजुगेशन होगा। और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 येलो कलर से लिख देते हैं, 2 2 4 और एक 5 हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा बेटर मिलेगा, इसलिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होना है। तो ये चीज मैंने बोला भी था कि अगर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होना है तो सारे प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए। जैसे मान लो लास्ट क्लास में शायद मैंने बोला था कि सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो अगर सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो सारे कार्बोकैटायन भी बनाने हैं। पहले वाले केस में तो मैंने नहीं बनाया, बट दूसरे वाले केस में बना देते हैं। सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाया, क्योंकि उसके बाद अपने को रीअरेंजमेंट का भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में गया, तो अपने जस्ट बगल वाले 3 डिग्री कार्बन पे गया, बट 5 मेंबर्ड रिंग के जस्ट बाहर वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगा। अगर रिंग एक्सपेंशन होगा तब उस केस में हम लोगों का जो पॉजिटिव चार्ज वाला पार्ट है 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा, और कुछ ऐसा केस निकल के आएगा। ये हम लोग का तीसरा कार्बोकैटायन है। कैसे ये निकल के आएगा, ये मैंने तुम लोगों को बोला था कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट वाले पार्ट में सीखने के लिए। तो यहाँ पे तीसरा पॉजिटिव चार्ज निकल के आया। अब उसके बाद फर्दर रीअरेंजमेंट तो दिख सकता है, 2 डिग्री कार्बन के बगल में 4 डिग्री कार्बन है। ऑल्दो डिग्री से कंपैरिजन नहीं करना है, बट सिंपल कार्बन चेन रहा, सिंपल अल्काइल चेन रहा, तब ऐसा कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम लोग का कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होगा, और उसके बाद आपको इस तरह की का कुछ प्रोडक्ट बनता दिख रहा है। हम लोग का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन, पॉजिटिव चार्ज ऊपर रखो नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से फर्दर रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो बगल में तो नहीं जा रहा, 1 डिग्री कार्बन पे भी नहीं जा रहा, और बगल में 2 डिग्री है, यहाँ पे भी नहीं जा रहा। तो फर्दर कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, मतलब टोटल 4 रीअरेंजमेंट के बाद अपने पास ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग न्यूक्लियोफाइल क्या लगाएंगे। CH3OH हम लोगों का पार्ट है, CH3OH को जब डिसोसिएट करेंगे तो CH3O माइनस मिलेगा और साथ ही साथ H प्लस मिलेगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ वाले पार्ट में हम लोग आराम से OCH3 का फॉर्मेशन करा सकते हैं। यहाँ पे OCH3 का फॉर्मेशन। दूसरे वाले केस में अगर हम लोग जाएंगे तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन कराते वक्त फिर से OCH3 का फॉर्मेशन। थर्ड वाले केस में फिर हम लोग वापस से OCH3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और लास्ट वाले केस में भी हम लोग प्रोडक्ट बनाते वक्त आराम से 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन और कंपाउंड वाले पार्ट में OCH3 का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब चारों में मेजर कौन सा है, तो बड़ा सिंपल सा केस है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से हमेशा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन से जो प्रोडक्ट मिलेगा ये अपना मेजर प्रोडक्ट है, ये सोचा जा सकता है। लेकिन अगर सवाल ये पूछा फाइंड ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट, तो उस केस में चारों ही बनाने हैं। पहला चीज, ये चार तो बना, उसके बाद अगर स्टीरियो आइसोमर का मान लो इसमें सवाल पूछते हैं, इसमें हम एक सवाल ऐड कर सकते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो पहले वाले केस में कितने स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे, और उसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, जिन जिन कार्बन्स को हम लोग रिएक्शन के टाइम पे इन्वॉल्व करा रखे हैं वहां वहां पे ही केवल कायरल सेंटर जनरेट होगा। जब भी कभी, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस कार्बन पर रिएक्शन नहीं होगा वहां पे हम लोग के कायरल सेंटर का कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा। जिन जिन कार्बन्स पे रिएक्शन होगा
वहां वहां पे कॉन्फ़िगरेशंस का वेरिएशन आएगा, वहीं पे केवल स्टीरियोआइसोमर्स का हम लोग कंसिडरेशन चेक कर सकते हैं। कंपाउंड में कितने कैरल सेंटर है इररिलेवेंट फैक्टर है। दो तीन बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, अपने बुकलेट में भी सवाल है, MS चौहान में भी सवाल है इन सब के ऊपर। ये कंपाउंड में कितने कैरल सेंटर इससे मतलब नहीं है, अपना रिएक्शन किस कार्बन पे हो रहा है उस पे वेरिएशन से मतलब है केवल। तो पहले वाले केस में केवल इस कार्बन से मतलब है, यहाँ पे कोई कैरल सेंटर वैसे भी नहीं है, एक प्रोडक्ट बनेगा। दूसरे वाले केस में हम लोग का कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हुआ, तो ये दोनों पार्ट से मतलब है अपने को। पहले वाले पे भी चेंजेस हुए हैं, दूसरे वाले पे भी चेंजेस हुए हैं, तो दोनों को कंसिडर करेंगे, बट एक्चुअल में दोनों में कोई भी कैरल सेंटर कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो एक प्रोडक्ट आराम से बोल सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का भी कोई केस यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। थर्ड वाले केस पे आता है। थर्ड वाले केस में पूरे कंपाउंड के अंदर एक कैरल सेंटर दिख रहा। अगर एक कैरल सेंटर दिख रहा तो आराम से हम लोग यहाँ से दो प्रोडक्ट बनाने का सोच सकते हैं, ज्योमेट्रिकल उसी में काउंट हो जाएगा, सोचने की जरूरत नहीं है। और फोर्थ वाले केस में ये दोनों कार्बन्स, ये दोनों पे कैरल सेंटर दिख रहा, इसका मतलब और अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 2 to the power 2 चार प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो टोटल मिला करके हम लोग 8 प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोगों के नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स को काउंट करने का तरीका होगा, जो अपने को मालूम होना चाहिए। थोड़ा कोई डाउट है अगर किसी ने को क्वेश्चन नंबर 2 में तो पूछ सकता है। थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है, बट बहुत अच्छा सवाल है पूरे स्ट्रक्चर को सीखने के लिए। किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो आराम से पूछ लो, कहीं भी कोई दिक्कत है तो। सर वो आप जो बोले ना कि ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, तो वही मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों हो रहा। ऑप्टिकल में ज्योमेट्रिकल क्यों आएगा, इसको अगर समझना है तो हम ज्यादा बेटर बोलेंगे कि तुम स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। तुम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाओ और सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाओ। तो ऑप्टिकल आइसोमर बनाते वक्त क्या क्या करेंगे, स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल ऐसा सॉलिड डैश्ड वाला प्रोजेक्शन, ऐसा ये सॉलिड वाले पार्ट पे ब्रोमीन चला गया, बगल वाले पार्ट में डैश्ड पे ग्रुप चला गया, ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ और कंपेयर करके देखो। तो उसमें जैसे हम लोग जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक स्ट्रक्चर और दूसरा उसका मिरर इमेज। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोगों को केवल डिस्टेंस से मतलब होता है, कम डिस्टेंस या ज्यादा डिस्टेंस। अब ज्यादा डिस्टेंस में जैसे तुम ऐसा समझो कि हम लोगों का ब्रोमीन वाला पार्ट सॉलिड पे है और क्लोरीन वाला पार्ट डैश्ड पे, या ब्रोमीन वाला पार्ट डैश्ड पे है और क्लोरीन वाला पार्ट सॉलिड पे है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सेम चीज है, डिस्टेंस बराबर है, दोनों सेम चीज है। बट एक्चुअल में दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज और ऑप्टिकली एक्टिव है। तो दोनों स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ठीक है। दो काउंट केसेस काउंट हुए अगर हम लोग ऑप्टिकल की बात करें तो, बट ज्योमेट्रिकल में इसको हम लोग एक ही केस काउंट कर रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस रिलेटिवली सेम है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्यों अराइज होता है, दो कंपाउंड्स का, दो ग्रुप्स का रिलेटिव डिस्टेंस, फिक्स्ड रिलेटिव डिस्टेंस चेंज होता है अपने स्पेशियल ओरिएंटेशन में। तो ये कंपाउंड का डिस्टेंस और ये दोनों ग्रुप का डिस्टेंस फिक्स्ड है बट आपस में सेम है, तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोल सकते। इसको बोल सकते हैं कि एक कार्बन ब्रोमीन है और दूसरे सॉलिड वाले पार्ट पे क्लोरीन है, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों ग्रुप हैं इनका डिस्टेंस रिलेटिवली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सेकेंड केस में। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट तो बताओ। और कोई डाउट किसी को भी? चलो क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वाले पार्ट में हम लोगों का कंपाउंड जो दे रखा है इसका हम केवल मेजर प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या होगा, या फिर चलो सारा ही प्रोडक्ट बना देते हैं। एक तो यही प्रोडक्ट है कि जहाँ पे हम लोगों का कंपाउंड है वहीं पे हम लोग का C2H5OH, यहाँ से H+ हटाओ तो OC2H5 का फॉर्मेशन मिलेगा। एक ये प्रोडक्ट बन गया। बट कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का केस है, ये हम लोग का एक और भी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, OC2H5। ये दो प्रोडक्ट बनेंगे जिसमें सेकंड वाला पार्ट ही मेजर प्रोडक्ट आएगा, सिंपल सा केस है। क्वेश्चन नंबर 4 वाले पार्ट में जाएंगे तो जहां ब्रोमीन है वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा और वहां पे आराम से OH का फॉर्मेशन होगा, एक प्रोडक्ट। फिर उसके बाद रीअरेंजमेंट का फॉर्मेशन होगा, और रीअरेंजमेंट जब हम लोग कराएं यहाँ पे, तो उस केस में हम लोगों का अरेंजमेंट के बाद ये प्रोडक्ट बनने वाला है, ये हम लोग का मेजर प्रोडक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअल में बहुत लोगों ने सही किया, बहुत लोगों ने क्या, ऑलमोस्ट सब लोगों ने सही किया है। अद्वैत तुम्हारा थोड़ा सा गलत है, वैसे अद्वैत तुमसे हम बात करेंगे थोड़ा इसकी रिगार्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सब लोगों ने इसलिए सही नहीं किया कि क्वेश्चन आसान है। हम रीजन बताए क्यों सब लोगों ने सही किया क्वेश्चन नंबर 5? बता सकता है कोई भी इंसान रीजन बता सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 सब लोगों का सही आंसर था ऑलमोस्ट। सर आप अच्छा पढ़ाए थे। हाँ, और कुछ मक्खन लगाएगा? हम स्कूल के मास्टर नहीं कि तुमको प्रैक्टिकल का मार्क्स देंगे हम, अच्छा पढ़ाए थे। बता सकता है कोई भी इंसान रीजन क्यों सब लोग सही आंसर बताए थे?
उस दिन अर्पित एक डाउट पूछा था एक क्वेश्चन में, जिसमें इस तरीके का रीअरेंजमेंट का केस था, रेडिकल का था सवाल, फ्री रेडिकल का, जिसमें रेडिकल रेजोनेंस में चला गया, फिर उसके बाद दो प्रोडक्ट्स बने। तो उस दिन जस्ट तुम लोगों के क्लास के डिस्कशन में, डाउट डिस्कशन में ये सवाल आया था, और हम लोग के रेडिकल वाले पार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिएक्शन वाले पार्ट में रेजोनेंस होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो सेम सवाल आया, जैसे ही सेम सवाल, ये सवाल का लेवल डिफिकल्ट, मतलब आसान नहीं है ये सवाल, इतना आसान नहीं है ये सवाल, काफी अच्छे कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं, मतलब मेंस के बिल्कुल हायर एंड के सवाल, नहीं तो एडवांस के मॉडरेट सवाल में काउंट करेंगे इसको। मैं नीट में तो भूल ही जाओ, नीट में तो ऐसा सवाल ही नहीं हो सकता, अगर नीट का पेपर बड़ा सिंपल सारा नॉर्मल नीट का पेपर रहा तो। बट तुम लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ गया, क्योंकि तुम लोगों ने जस्ट उससे पहले सवाल देखा था। ये चीज हम तुम लोगों को बोला करते हैं, अननोन सवाल अगर रहेगा तो बहुत ज्यादा तीर मार नहीं सकते, मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अननोन सिचुएशंस एकदम इंटायरली अगर अननोन रहा तो आपका हिट एंड ट्रायल होता है। मेरे सामने अगर कोई एकदम इंटायरली नया कुछ आ गया तो हम हिट एंड ट्रायल ही करेंगे, ऐसा नहीं कि हम कुछ कर पाएंगे। बट जो केसेस आते हैं वो नॉर्मली जो हम लोगों के नोन केसेस होते हैं, वो नोन केसेस के कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो अननोन नहीं होता कभी भी सवाल, कभी कोई सवाल अननोन नहीं होगा। अगर हम लोग एडवांस की बात करें तो थोड़ा बहुत एक्सेप्शन हम काउंट कर सकते हैं, बट जेई मेंस हो गया, नीट हो गया, बोर्ड हो गया, कभी सवाल अननोन नहीं होता। हम लोगों ने जो केसेस देखे हर एक चैप्टर में, हर एक टॉपिक से रिलेटेड, मतलब टोटल अगर काउंट करें तो 200 से 250 क्वेश्चन यूनिक बोल सकते हैं, फिक्स्ड है। जितना एक्सप्लोर करना था एनसीईआरटी को कर लिया गया है, कुछ नहीं बचा। एनसीईआरटी में जितना एक्सप्लोरेशन था सब हो चुका, वही एनसीईआरटी यार, इतने सारे टीचर्स आगे, मतलब एक एक कोचिंग में हजार हजार टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कितना एनसीईआरटी बचेगा, एक एक पेज का, मतलब एक एक लाइन का उन लोगों ने वो निकाल दिया है सब कुछ। तो कुछ नया केस नहीं बचा है, लेकिन उन्हीं केसेस को कंबाइन कर करके तो आप अनगिनत केस बना सकते हैं। मैथ्स है, मैथ्स में निकालना वही लॉग का वैल्यू, वही गिन के 5 फॉर्मूले है, लेकिन सवाल तो किसी भी तरीके का बनाया जा सकता है, दूसरे चैप्टर से मिला करके उसको सवाल बनाया जा सकता है। फंक्शन जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो मालूम पड़ ही गया होगा कि फंक्शन में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो कितना सारा केसेस कंबाइन कर दिया जाता है। तो उन्हीं केसेस के कॉम्बिनेशंस नए नए केसेस बन सकते हो, उसका उसका कोई लिमिट नहीं है। बट टाइप्स ऑफ केसेस, यूनिक टाइप ऑफ केसेस अगर बात करें तो बिल्कुल फिक्स्ड है। उन यूनिक को ही प्रैक्टिस करना होता है मल्टी बार बार। लोगों को लगता है कि नहीं हम एकदम बिल्कुल नया सवाल बना लेते हैं, अरे नया नहीं बनाने का है, यूनिक केसेस को मल्टीपल बार बनाते जाओ, ताकि उन यूनिक केसेस तुम लोग जैसे सत्यदर्शी से जब तुम लोग का क्लास होता है, रिवीजन क्लास है जो कुछ भी, उससे पूछना कभी कि एडवांस का तैयारी कैसे की भैया, तो एक ही चीज बोलता है, वही शीट और डीपीपी जो रेजनेंस को सॉल्व किया है पहले उसी चीज को लगा लिया। मेंस के एग्जाम में क्या किया था, वही शीट और डीपीपी लगाया। मतलब कम से कम अभी तक पूरा एक बार तो शीट बनाया ही वो पहली बार, डीपीपी बनाया ही एक बार, उसके बाद जब रिवीजन करना था तो वही एक बार फिर बनाया, फिर दोबारा रिवीजन करना था वही एक बार फिर बनाया, उसी चीज को 4 बार 5 बार सॉल्व किया है। तो उसके जो यूनिक केसेस हैं उस पर उसका अच्छा कमांड है, और उसी से चीजें इंप्रूव होती हैं। जैसे ही हमें सवाल बताइए, ये सवाल भारी है, ये सवाल अच्छा लेवल का सवाल है, बट सबका आंसर सही है, ऐसा नहीं कि तुम लोग बहुत स्मार्ट है या हम बहुत अच्छा पढ़े, हम नॉर्मल पढ़ा, जितना पढ़ा सकते उतना ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन सेम डे मैंने ये चीज बताया, तुम लोगों ने आंसर सही बना दिया। बट अगर वही चीज हम 10 दिन पहले बताए होते तो तुम लोग, भुलक्कड़ तो है ही, फिर भूलता थोड़ा कि सर याद ही नहीं था ये वाला, तो हम याद दिलाते फिर, कह रहे ये एग्जाम्पल बताए थे क्लास में, हाँ सर, हाँ सर, भूल गए सर, याद ही नहीं आया सर। ये तुम लोगों के लिए नया होगा, मेरे लिए तो साल दर साल चल रहा है ना, 8 साल से तो सेम ही चीज चल रहा है। जो जो एक लास्ट ईयर मारे होंगे वही जो तुम्हारे सामने मारेंगे, वही अगले साल मारेंगे, वही उसके अगले साल मारेंगे, कुछ नया थोड़ा ना आ जाएगा, जोक थोड़ा ना नया बन जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखो, रिपीटिशन बहुत मैटर करता है। यूनिक केसेस भारी भी है, बट फिक्स है कि इतना ही होना है, बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आ जाएगा। हमेशा नया के चक्कर में मत पड़े रहना, नया का कोई अंत नहीं होगा। जो केसेस फिक्स्ड है बस उसको बार बार रिपीट करो। अब उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि सर बोरियत हो जाता है, ले सही है, बोरियत होगा, हम भी एक ही काम रिपीट करेंगे तो बोरियत होगा। अब तुम में से बोलता है सर फिर से पढ़ा दीजिए ना, हम बोले नहीं पढ़ाएंगे। इनफैक्ट हम तो 8 साल से सेम ही चीज पढ़ा रहे हैं, और हर बार 5 5 6 6 बार कम से कम पढ़ाते होंगे हर साल। 4 4 5 6 बैच पास आउट मिला करके 6 बैच तो हो ही जाता है, मतलब साल दर साल 6 बार रिपीट कर रहे हैं। तो 8 साल में कम से कम 48 बार रिपीट कर चुके हैं वो सेम चीज को, इसलिए वो क्वेश्चंस भी याद हो गया है। ऐसा ऐसा क्वेश्चंस है, मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न ऑलमोस्ट मालूम है कि इसके बाद ये डाल देते हैं, इसमें ये वेरिएशन करके ये डाल देते हैं, इसके बाद ये वेरिएशन करके ये डाल देते हैं, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। तो हम भी बोर हो जाएंगे, फिर हमने नहीं 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 पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। वो यूनिक केसेस पे कमांड रख लिया मैंने, अब हमको कुछ याद नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं है, हम सुबह उठकर भी पढ़ा सकते हैं, रात को सोते वक्त भी पढ़ा सकते हैं, नींद में भी पढ़ा सकते हैं, नशा में पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर लो हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमको हर एक यूनिक केसेस ध्यान है। अब उनसे हम जितना चाहे केसेस बना सकते हैं, तो हम कभी कहीं पे नहीं फंसने वाले।
तो उस चीज को करना है। अब रिपीटिशन में क्या होगा कि हमेशा अपने लिए हम टारगेट सेट करते हैं बैच वाइज। जैसे तुम लोगों के बैच के लिए हम टारगेट सेट कर रहे हैं कितने कम क्लासेस में हमको सब कुछ खत्म करना है। तो ये टारगेट सेटिंग तुमको करना होगा कि हमने 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस चैप्टर में, तो सॉल्व तो हो गया। तो अगर मैंने ये चैप्टर सॉल्व कर रखा है तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट टाइम हम उन 250 क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट, चलो मान लो 180 क्वेश्चंस है, तो 180 क्वेश्चंस हम लोग के 360 मिनट में होने चाहिए, मतलब 6 घंटे का टारगेट लेके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। तो जब टारगेट रखेंगे 6 घंटे में हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन, तब हम लोग थोड़ा फास्ट काम करेंगे। फिर जब मैंने 6 घंटे में 200 मतलब 180 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 200 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अगले बार जब उसी को सॉल्व करेंगे तो वही चीज 4 घंटे में सॉल्व होना चाहिए। तब एक प्रेशर सिचुएशन बिल्ड होगा कि अरे यार बहुत सारा क्वेश्चन लेकिन 4 ही घंटे में करना है। तो मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रखे लेकिन बट उसको अब फास्ट सॉल्व करना है, और एक्यूरेसी भी अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसको तो सॉल्व कर रखा है 2 बार, तो एक्यूरेसी तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट 85% एक्यूरेसी होना चाहिए, और फास्ट भी सॉल्व करना है। तो उससे एक टारगेट बिल्डिंग होगा कि हाँ ये टारगेट है, सेम ही काम करना है, बट प्रेशर अपने आप क्रिएट हो जाता है, अपने आप दिमाग में प्रेशर क्रिएट होता है। ये चीज करना बहुत ही मस्ट है। अगर तुम लोगों को कोई भी एग्जाम अच्छा करना है तो रिपीटिशन मस्ट है। एक ही क्वेश्चंस का रिपीटिशन मस्ट है, यूनिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ कुछ यूनिक केसेस प्रैक्टिस करने होते हैं, वो एग्जाम एग्जाम में अपने आप आ जाएगा, कहीं का भी टेस्ट ज्वाइन करो अपने आप आ जाएगा, हम लोग जो टेस्ट लेंगे उसमें अपने आप आ जाएगा, खुद ही तुम लोग किसी दूसरे बुक को उठा करके पकड़ो, अब अपने आप आ जाएगा। लेकिन सेम क्वेश्चंस रिपीट करना बहुत ही जरूरी है। तुम लोग का केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था अभी, क्या बढ़िया बढ़िया मार्क्स लाया सब, मजा आ गया हमको देख करके। हम बस इंतजार करते कोई सिंगल डिजिट भी ले आए। कौन सा चैप्टर है भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, सब घटिया घटिया चैप्टर है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलो भारी समझ में आता है, बट मार्क्स तो सब ऐसा लेकर के आया जैसा पता नहीं क्या है। तो ऐसा नहीं कर सकते ना यार, चैप्टर पढ़ रखा है, आपको मालूम है इस चैप्टर को पढ़ रखा है, मैं नहीं पढ़ाया है, तो क्या तीर मार लिया? एटॉमिक स्ट्रक्चर मान लो हम पढ़ा दिए, क्या तीर मार लिए भाई? कुछ नहीं मार पाए। तो फायदा क्या रहा ओवरऑल? घुमा फिरा करके तो वहीं रह गए। तो इससे नहीं होता है किससे पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इससे मतलब होता है कितने बार पढ़े हैं। बड़ा सिंपल सा रूल है। हम तुम लोग कितने बार बोले कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल है था मेरे लिए, पढ़ाना मुश्किल है, पढ़ना तो कितना मुश्किल होगा समझ में आ ही सकता है, तुम लोग को भी पता चलता होगा। बट उसको बार बार लिखे हैं हम क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताते हैं, एनसीईआरटी से नोट्स बनाए, उस नोट से फिर से नोट्स बनाए, फिर उस नोट्स का फिर से नोट्स बनाए। तो जब हम एक बार नोट्स बनाए तब तो एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज लिख लिया हम, अगली बार जब लिखने गए तो बोला यार ये तो आता ही था, ये क्या है को लिख लिया हम। फिर उन सब चीजों को स्किप किया, जो जो पॉइंट्स हमको याद रह गए उन सबको स्किप किया, बाकी पॉइंट्स लिख लिए। फिर अगली बार जब लिखना शुरू किए 1 वीक के बाद तो लिखे अच्छा ये सब पॉइंट्स हमको याद है, बाकी बचे पॉइंट्स को लिख लिए। तो उससे मेरा नोट्स बार बार रिफाइन होता चला गया, और हमको दिखता चला गया अच्छा ये फैक्ट याद है। लेकिन वही हो सकता है कि 1 महीने बाद फिर से हम भूल गए, कुछ जो याद वाले फैक्ट्स वही भूल गए, तो एक बार फिर से देख लिए कि पॉइंट याद, मतलब सारे पॉइंट्स के थ्रू फिर से चले गए जो सेकंड नोट्स में बनाए थे, बोले कि हाँ अभी भी याद है। याद है तो चलो ठीक है, नहीं याद है तो फिर से लिख लिया, नोट कर लिया अगले वाले में। तो इस तरीके से काम करना होता है, बार बार रिपीटिशन किए तो इनऑर्गेनिक याद हो गया। मतलब जो मेरे लिए सबसे क्या बोल सकते हैं डरावना चीज है वो तुम्हारा कलर वाला पार्ट, क्वालिटेटिव एनालिसिस। बाकी लोग उसमें आप क्योंकि कोचिंग वोचिंग में जब लोग पढ़ते हैं तो उनके पास निमोनिक्स होता है, कोटा वोटा में टीचर लोग निमोनिक्स दे देते हैं, तो उसे याद करना आसान होता है। हम मेरे पास तो कोई निमोनिक्स नहीं था, हमको अपने से ही याद करना, निमोनिक्स बनाने का मेहनत तो हम नहीं कर सकते थे, चांस ही नहीं था, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता था ऐसा। तो बार बार लिख लिख के याद किया, आपको याद करना है, आपको आपकी मजबूरी है आपको याद करना है, कि एग्जाम में मेरे टाइम पे 3 सवाल पूछा जाता था, तो 3 सवाल मतलब 12 नंबर, और याद है तो खटाक से 12 नंबर मिलेगा, याद नहीं है तो कुछ भी कर लो वो तो नहीं आने वाला, गलती तो नहीं कर सकते, मतलब गलती करने का चांस नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते। तो बार बार रिपीटिशन करना पड़ा, बार बार एक ही चीज को रिपीट किया, एक बार रिपीट किया, 2 बार रिपीट किया, अपने आप दिमाग में रिफ्लेक्स काम करने लग गया। तो अगर कोई चीज भारी लगता है तो उसमें बार बार मेहनत करना पड़ेगा, उसमें हार्डवर्क चाहिए होगा। कोई चीज आसान लगता है तो ऐसे ही उसमें हार्डवर्क कम हो जाता है, कोई भी चीज भारी लगता है उसमें हार्डवर्क करना पड़ेगा। बात यह है कि काम करना है कि नहीं करना है, ये इंटेंट होना चाहिए। हम लोग कोई भी चीज, अब हमको कोडिंग सीखना बहुत भारी लगता था, हम 2 बार सीखने की कोशिश की फिर छोड़ दिए, बट इस बार फिर से सीखे कि नहीं और सीखना है। फिर हम अपने एक दोस्त से ये बात की तो एटलीस्ट अब वो लोग जब टेक्निकल टर्म्स मेरे सामने यूज करते तो हमको बड़ा कंफर्टेबल फील होता है, पहले तो लगता था क्या बोल रहे हैं लोग, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हवा ही नहीं चलता है। अब पता चलता है, अब हम भी उनको 4 सजेशन दे पाते हैं। तो भारी चीज है तो उसमें आपको टाइम तो देना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार चीज रिपीट कर लिया तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे बार नहीं करेंगे तो एकदम। सब लोग अपने आप को ना बड़ा तिस्मार खान समझता है, ये सबसे बड़ा एक निगेटिव फैक्टर है दुनिया के साथ, बोकारो में सबसे ज्यादा देखा है मैंने।
एक तुम लोग के ग्रुप में अभी 12th डिस्कशन ग्रुप में हम एक पर्सन को ऐड किया है, हर्ष खेतान। बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा, लेकिन हमारा रिजल्ट बिगाड़ा है। क्यों बिगाड़ा, हम उससे अभी यही पूछे, उसके पापा ड्रॉप कराने वाले थे, तो ये डिस्कशन चल रहा है कि सर कोटा भेज दे इसको, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं हमको कहीं नहीं जाना, हम अपने से पढ़ेंगे। तो हम बोले आपको क्या लगता है वो क्यों बोल पा रहा है अपने से पढ़ेंगे? तो बोले कि सर हमको तो नहीं पता, हम तो ये सोचे कि अब आप ही बताइए क्या करना है। उसका भाई भी मेरे से पढ़ा है, ISM धनबाद में पढ़ रहा है वो। तो बोले कि आप ही बताइए सर। बोले आपको क्या लगता है कि ये क्यों डिसाइड कर पा रहा है कि खुद से पढ़ेगा, इतना कॉन्फिडेंस इसको कैसे आया? तो सिंपल सी चीज है, इसने देखा कि इसने सारी चीजें पढ़ी है, बस 2 साल इसने बहुत सारी गलतियां की हैं जो इसको नहीं करना चाहिए था। और वो लोग जितने लोग रिजल्ट अपना बिगाड़ते हैं ना, सब मेरे से ये बोलते हैं कि हाँ सर आपका बात याद आता है, जब रिजल्ट बिगड़ेगा तब याद आता है कि ये सब चीज अतुल सर बोले थे लेकिन हम लोग नहीं किए। तो इतना कम से कम कॉन्फिडेंस भी अगर डेवलप हो गया कि खुद से कर सकते, बहुत है, मेरा काम हो गया। इससे ज्यादा मेरा काम नहीं है। मेरा काम बस ये कॉन्फिडेंस डेवलप कराना है कि आप लोग कर सकते हैं। अभी नहीं कर पाएंगे तो कॉलेज में जाने के बाद करेंगे, कॉलेज में नहीं कर पाए तो जिंदगी में कहीं ना कहीं करेंगे। तो बस उतना ही काफी है। अब उसको करना है, खुद से ड्रॉप करना है उसको, 4 टॉपिक उसका खराब है, कर लेगा सही। उसको मैथ्स में थोड़ा दिक्कत होता है, हम बता दिए कि भाई देखो मैथ्स में हम ये गलती किए थे, इसलिए हम अच्छा अच्छा बुक्स बनाने के बाद भी मैथ नहीं सुधार पाए, तुमको ये गलती मत करना। खुश हो, नहीं जाना उसको कहीं, कोटा वोटा नहीं जाना। बोले कि हम अपने से पढ़ लेंगे सर। उसका 81 परसेंटाइल से 92 परसेंटाइल पे आया है रिजल्ट। बहुत बड़ा गैप है, लाख रैंक का डिफरेंस क्रिएट करना कम नहीं है। उसमें भी उसको रियलाइज हो गया क्या गलती क्या था, कि सर बहुत ज्यादा लोगों का बात सुन लिया, केवल आप ही का बात, आज जो आप जिसका सुनना चाहिए था उसका नहीं सुना। आपका बात हम सुनते थे लेकिन फिर करते वही थे जो बाकी लोग बोलता था। लेकिन आप जो मेंस के बिगड़ने के बाद जो चीज बोले, जब हम उसको फॉलो किए तो मेरा रिजल्ट बढ़ गया। तो बोले कि अब हम इसमें क्या बोले, मेरा काम है समझाना, अब तुम्हारा काम है समझना है, समझो नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट मेरा थोड़े ना है। हम अपना रिजल्ट कभी नहीं काउंट करते, जिसका भी रिजल्ट आया उसका रिजल्ट है, उसकी मेहनत है। रिजल्ट खराब हुआ उसकी मेहनत है, रिजल्ट अच्छा हुआ उसी की मेहनत है। हम लोग को बस मार्केटिंग करने के लिए यूज करना पड़ता है रिजल्ट। अदरवाइज मेरा बस चले ना तो हम तो बंद कर दें मार्केटिंग। सिंपल सी बात है, बंद, क्लोज डाउन, नहीं कर सकते। क्यों करेंगे भाई? स्टूडेंट का अपना मेहनत है, हम तो सबको पढ़ा रहे हैं। तुम ही में से कोई अच्छा नंबर ला रहा है, कोई खराब नंबर ला रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई 95% भी क्रॉस कर रहा है, कोई 9% पे अटका हुआ है। तो बस क्लियर इंटेंट उसको समझ में आ। एक तो उसको सबसे पहले ये चीज हम बोले थे, जनवरी में उसका मेंस बिगड़ा था, फरवरी में भी मेंस बिगड़ा था, लॉकडाउन की वजह से आ भी नहीं पाए थे यहाँ पे। उसके बाद उसके पापा आए थे तो बात किए थे, उसके घर जाकर के उसको बात कर समझाए थे। हम उसको ये बोला कि दिन भर बैठता है टेबल कुर्सी पे? बोला, नहीं सर। तो पहले तो बैठना सीखो। वो ये बोला इस बार, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं ये चीज। वो बोला कि सर पहले 1 घंटा भी बैठते थे ना तो एकदम कमर दर्द होना शुरू होता था, अब तो 6-7 घंटा बैठते तो दिक्कत नहीं है। अभी ये एडवांस का पेपर देने गए तो बीच के गैप में हम वहीं बैठे रह गए, हम हिले भी नहीं, हम वहीं पे बैठे रहे दिन भर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले चलो एक चीज तो सीख लिया, एक एग्जाम के प्रोसेस का एक पार्ट तो सीख लिया कि 6 घंटा लगातार बैठना ये बहुत बड़ा चीज है। तो अब तुमको बैठने से टेंशन नहीं होगा। तुम में से कितने लोग हैं ना, तुम लोग को बैठा देंगे ना अगर हम 6 घंटा टेबल कुर्सी पे, मर जाएगा तुम लोग। ऐसा हालत हो जाएगा, वहीं पे लेट जाएगा तुम लोग कि सर अब नहीं हो रहा, अब लिटा दीजिए, बस पानी वानी चढ़ा दीजिए, ऐसा हालत हो जाएगा। वो बोला कि सर 6 घंटा बैठने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, और ब्रेक में भी उठा नहीं, बाहर नहीं गया, वहीं बैठा रह गया, उसको फर्क नहीं पड़ा। तो चलो एक चीज तो सीख लिया। अब दूसरा चीज है कि सेम क्वेश्चंस रिपीट करना है। वो भी बोला कि हाँ सर मेंस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जब सॉल्व किए तो पता चला कि किस तरह के चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस पर फोकस करना है। हम क्या थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक पे फोकस करेंगे? क्यों करेंगे फोकस अगर मेरा बायोमोलिक्यूल से, सर मेंस में सारे मेंस के एग्जाम में बायोमोलिक्यूल से 4-4 सवाल आ गया है, तो हम उस पर फोकस करेंगे, वहां पर मेरा आराम से स्कोर उठ जाएगा। बट लोगों को लगता है कि नहीं, बायोमोलिक्यूल्स पे फोकस ना करके हम केवल थर्मोडायनेमिक्स में लगे रहे। लगो थर्मोडायनेमिक्स अच्छा टॉपिक है, बट उससे नंबर उधर भी 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, तो ज्यादा स्मार्ट काम करने का है ना। मेहनती क्यों बनना है? मेहनती बनना है, बट मेहनत के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट काम करना है। तो मजदूर भी बहुत मेहनत करता है, नहीं तो दो सुबह से शाम तक। आजकल मजदूर भी स्मार्ट हो गए हैं, शाम में 5 बजे का काम ही नहीं करते। तुम बोल दो 5 बजे के बाद उनको करना है, नहीं 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 आएंगे, तो उससे उनका वैल्यू बढ़ गया है। तो मजदूर बहुत दिन भर का 300-400 रुपया कमाते हैं, कोई भी काम करने का, ये काम करना है मुझे 400 रुपया लगेगा, और उस तरह को दिन भर 5 जगह काम कर लेता है, तो वो भी महीने का या फिर पर डे का 1200-1500 रुपया कमा रहा है। अगर तुम उसको ऐसा ब्रेक करके देखो तो महीने का आराम से 30,000 रुपया कमा सकता है। 30,000 बहुत बड़ा सैलरी होता है, सरकारी जॉब वालों का सैलरी नहीं होता 30,000 का। तो इसीलिए थोड़ा
अब उसमें बोले नहीं सर सरकारी जॉब में तो बहुत सारा चीज मिलता है ना, हाउस रेंट अलाउंस और ये और वो, तो उनको भी मिलता है, उनको भी सरकार की तरफ से फ्री में चावल और दाल मिल जाता है। और क्या चाहिए जिंदगी में बताओ, सब कुछ मिल रहा है उनको, सरकार की तरफ से फ्री में हॉस्पिटल मिल जा रहा है, फ्री में अनाज मिल जा रहा है, तो उनका भी खर्चा बच गया। रहने का केवल उनको मैनेज करना होता है। तुम वैसा मजदूरी नहीं करना ना तुम लोगों को। अब डॉक्टर लोग हैं, डॉक्टर लोगों को तो मजदूरी करना पड़ता है, डॉक्टर लोगों का लाइफ बड़ा गंदा है, बट उनका मजदूरी का वैल्यू बहुत हाई है, तो अच्छी बात है। तो थोड़ा क्वेश्चंस का रिपीटिशंस करो, क्वेश्चंस का रिपीटिशंस अगर नहीं करेंगे, केवल वही चीजें करेंगे जिसमें मजा आता है, तब तो फिर दुनिया ऐसे नहीं चलता। मजा वाला चीज तो सब लोग करते हैं, जो सबसे घटिया चीज है ना, वो लोग नहीं करना चाहते। जैसे ऑनलाइन क्लास है, नहीं कराना चाहते बहुत सारे टीचर, सबको लगता है क्या बोरिंग क्लास है। हमको तो मजा आने लग गया ऑनलाइन क्लास में, अगर हम इंटरेस्ट शो कर दे कि हमको ऑनलाइन क्लास में घर बैठे बैठे मजे से क्लास ले रहे हैं, कहीं पे दुनिया में कहीं भी बैठे हम क्लास ले लेंगे। बोले हमको तो मजा आ गया ऑनलाइन क्लास में। मेरे पास एक ऑफर आया, मेरे एक सीनियर है वेदांतु में, उनकी तरफ से ऑफर आया कि पार्ट टाइम ऑप्शन ढूंढ रहे हैं वेदांतु वाले लोग, ज्वाइन करना है तो बताओ। तो बोले कि नहीं सर अभी हम तो बिजी है, हम तो नहीं कर सकते। तो हमको तो मजा आ गया कि पार्ट टाइम में आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं, हम तो मनाली में बैठे बैठे क्लास ले। हम तो आराम से हिमालय का जो मेरा सपना है कि कुछ नहीं करेंगे हिमालय में चले जाएंगे, तो अब तो ये हो गया, नहीं नहीं हिमालय में जाके कुछ कुछ कर लेंगे। हम काहे बोकारो में रह के कुछ करेंगे भाई। तो इसीलिए थोड़ा इंटेंट डेवलप करो, अब तुम लोगों का टाइम आ गया है इंटेंट डेवलप करने का। टेंशन नहीं लेना एग्जाम का, एग्जाम का टेंशन लेके पढ़ाई करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने जाना है। एग्जाम का टेंशन कभी नहीं लेने का है। खराब हो गया हो गया, क्या दिक्कत है, एग्जाम मेरा डिसाइड करेगा फ्यूचर क्या है क्या। बहुत सारे लोग को देखा मैंने जो एग्जाम में फेल हुए हैं पहले वाले एग्जाम में, या फिर अच्छा मार्क्स नहीं आया है, एक एवरेज मार्क्स आया है, नहीं लाया है 95%, बट लाइफ में अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि हर एक स्टेज होता है, एक बार कॉलेज गए वहां एक स्टेज, कॉलेज के बाद फिर कभी एमबीए करने निकले वहां एक स्टेज, बहुत बार मौका आएगा, बहुत तरह का मौका आएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको मेहनत करना है कि नहीं, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत एक बार अच्छा होगा, दूसरे बार अच्छा होगा, बार बार किस्मत अच्छा थोड़ी ना, कभी कभी किस्मत खराब भी हो सकता है, तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए थोड़ा इंटेंट लाओ अपने अंदर, तुम लोग जो तुम लोग का मार्क्स देखे ना, हम कुछ बोले नहीं, बट मार्क्स देख करके हमको लगा कि बाकी सर लोग दुखी थे कि सर ऐसा ऐसा मार्क्स आ रहा है सर रीड बैच में। तो बोले हाँ आएगा, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि उन लोग के ऊपर प्रेशर देख रहे हैं आप कितना चल रहा है। उनके स्कूल में हाफ ईयरली चल रहा है, फिर प्री बोर्ड आने वाला है, फिर आप लोग सर वीक में 4 दिन 5 दिन 6 दिन क्लास लगा रहे हैं, कहाँ से वो लोग मैनेज करेगा। उनके जगह पर रख के देखिए अपने आप को, उनकी प्रॉब्लम तो आपको नहीं समझ में आती, आप तो क्लास लगा देते हैं मजे से, कब वो लोग प्रैक्टिस करेगा क्वेश्चन। तो बोले हाँ सर बात तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्क्स इतना कम होना चाहिए तुम लोग का। ये तुम लोगों का एक्सपेक्टेशन, तुम्हारे बैच में लोग इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहे हैं, अभिजीत सर लोग जिस लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं उतना लेवल पे तो बाकी लोग मर जाएगा। तो इसीलिए तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन हाई है, करना पड़ेगा तुम लोगों को मेहनत, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम लोगों को मेहनत करना चाहिए, एट एनी कॉस्ट मेहनत करना चाहिए। ये तुम लोग नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या है तुम लोग को पढ़ाई करने का, इतना हम लोग अलग से मेहनत क्यों कर रहे हैं, फिर नॉर्मल बैचेज में खत्म कर देते कहानी, हम लोग के लिए भी आसान हो जाता है, सिंपल सी बात है। चलो बहुत बकवास कर लिया हम, क्वेश्चन नंबर 6 पे सर आते हैं। हाँ बोलो। सर मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन कहाँ से करना है वो नहीं समझ में अरे आ रहा है कोई कि भी मतलब। सिलेक्शन कर लो, कोई भी एक रिसोर्स पकड़ लो, फर्क ही नहीं पड़ता है। कोई भी एक रिसोर्स पकड़ लो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी एक रिसोर्स पकड़ लो। हम लोग का मॉडल पकड़ना, हम लोग का मॉडल, तुम तो फिर जी शायद तुम्हारे पास वहां का ही मॉडल होगा, उसको पकड़ लो, बट एक रिसोर्स पकड़ के उसको सॉल्व करो। अब जैसे मेरे साथ क्या, कि हम होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क दे रहे हैं तो रोज डिस्कशन करेंगे, तुम्हारा टाइम खराब होगा, तो ज्यादा बेटर है कि उन रिसोर्स को ही कर लो। बट अब तुमको मान लो उसके बाद कुछ करना है, तो अपना फिर जी का बुक सॉल्व कर लो, पूरा पूरा का पूरा सॉल्व कर लो। कोई फालतू का रिवीजन असाइनमेंट सॉल्व नहीं करने की जरूरत है, कोई भी एक रिसोर्स पकड़ के एक तो तुम्हारा सीखने के लिए एक रिसोर्स हो गया, ये अलग होता है, सीखने का पार्ट अलग है, फिर एक रिवीजन का रिसोर्स होता है। तो एक सीखने का रिसोर्स पकड़ लिया तो हम केमिस्ट्री में तो तुम्हारा फिक्स्ड है, बाकी जगह पे अगर सर लोगों ने दे रखा है होमवर्क देते हैं तो वही फिक्स्ड है। रिवीजन के लिए एक रिसोर्स पकड़ लो, जैसे केमिस्ट्री में बड़ा सिंपल सा एक बुक है, केमिस्ट्री A to Z, मेडिकल वालों का नीट का A to Z केमिस्ट्री, कुछ नहीं करना, बस वही बुक बार बार रिपीट करना है, और कुछ सॉल्व ही नहीं करना, बुकलेट भी सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसी बुक के अंदर है। एक सिंगल बुक जो हमको मोर देन सफिशिएंट लगता है नीट वालों के लिए, हर एक चैप्टर में 200-200 क्वेश्चन है, सफिशिएंट है। जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चन आते हैं सब उस बुक में मिल जाएंगे, सारे मिल जाते हैं, और उससे अगर लेवल ऊपर बढ़ाना है तो मेंस लेवल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लो। तो तुम लोगों में रिसोर्सेज फिक्स है, जितना फिट जी देता है सब कर लो, है तुम्हारे पास फिट जी का रिसोर्स उसी को कर लो। अभी जैसे अरविंद को ऑप्शन आया था वेदांतु की तरफ से कि रिवीजन हम लोग कराएंगे,
तो रिवीजन का कोर्स ज्वाइन कर लिया, उसको फ्री में क्वेश्चंस मिल रहे हैं वहां से, तो केवल उसी को फॉलो किया। उसके बाद रेजिडेंस का ऑप्शन आया था, रेजिडेंस का छोड़ दिया ऑप्शन, ये चलो ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से हमको फ्री में रिसोर्स आ रहा है, इसको हम कर लेते हैं। तो बस एक रिसोर्स पकड़ा, उसको सॉल्व करते जा रहा है। उसको एक दो बुक दिया हुआ था पहले से, उसको बस सॉल्व कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। ज्यादा रिसोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो। मेरे पास कुछ नहीं था, तुम लोग तो सत्यदर्शी से डायरेक्ट बात कर सकता है, पूछो कि उसके पास क्या क्या सॉल्व किया सत्यदर्शी, तुम लोग को अभी तक मालूम पड़ा है ना क्या क्या सॉल्व किया है, कौन कौन से बुक सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के लिए ओलंपियाड के लिए वो पता नहीं क्या क्या नाम बोलता है, बट जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए उसका फिक्स्ड है, डीपीपी एंड शीट, डीपीपी एंड शीट, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, बस उतने में ही लिमिटेड हो, क्योंकि उसी में कम क्वेश्चंस नहीं है, डीपीपी और शीट मिला के सफिशिएंट क्वेश्चंस है, सफिशिएंट। तो यही तुम लोगों को करने का है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? एक तो एमएस वन बहुत घटिया बुक है, मार्केट में लोग बहुत ज्यादा उसको प्रिविलेज दे रखे हैं, बट बहुत घटिया बुक है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है, क्वेश्चन बहुत भारी है उसमें, बट सिंगल लाइनर क्वेश्चंस है। वैसे क्वेश्चन जेई एडवांस में आते नहीं है उतने, जेई एडवांस में बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, तो इसलिए वो बुक काम का नहीं है। जेई मेंस में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते सिंगल लाइनर, तो इसलिए वो काम का नहीं है। बट उसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए हम बस चाहते हैं कि हाँ एक बार सॉल्व कर लो उसको, अच्छा है। बट उस तरह के क्वेश्चंस कहीं भी नहीं आते। मतलब अगर एम एस चौहान कोटा में पढ़ाते तो चाहेंगे नहीं कोटा में आए बच्चे, वो बुक निकाल करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर देंगे? तो अच्छे क्वेश्चन अपने पास बचा के रखेंगे। तो चाहेंगे कि इतना भारी क्वेश्चन सामने वाला सिंगल सिंगल लाइनर देखे तो उसको लगे कि यार हमको तो कुछ नहीं आता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो फिर वो लोग को लगे कि नहीं कोटा में टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाया करते हैं, वहीं चला करो। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। बैजूस है, वो क्या करता है, वो बच्चा को डराता है। हम तो सुने उसका 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 जो जो कहानी सुना, हम तो सोचे कि अरे भाई साहब कैसे ये लोग अनएथिकल काम कर रहे हो, लोग अनएथिकल, मतलब लिटरली अनएथिकल। एक बच्चा उनके वेबसाइट पे इंक्वायरी किया, उसका कुछ लीड जनरेट हो गया, उससे पेरेंट्स को कॉल किए, बच्चे से 4 सवाल पूछे, बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बच्चे के लेवल का सवाल नहीं पूछ रहे, बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन सर अब बैजूस में ही सही हो सकता है ये, बच्चे को ये भी नहीं आता, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम कि सिलेबस क्या है। पेरेंट्स कहाँ से जज करेंगे कौन सा सिलेबस का सवाल है, क्या सिलेबस का सवाल है? बच्चे को डरा रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये मतलब अनएथिकल चीज है। लेकिन इससे उन लोगों का सेल्स बढ़ रहा है, तो लोग को लग रहा है कि शायद यही अच्छा है, क्योंकि अभी लोग अभी का देख रहे हैं, 4 साल बाद का कौन देखेगा? बट ये अनएथिकल चीज है, सिंपलिस्टिक चीज है जो होनी चाहिए, जो सीखना चाहिए। हम तो तुम लोग को बताया भी है कि जवाहर नवोदय विद्यालय के लोग जेई एडवांस क्लियर करते हैं, उनके पास कोई बुक नहीं होता अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, एक सिंगल बुक नहीं है उनके पास, केवल एनसीईआरटी उनके पास, पढ़ने के लिए भी, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। और लोग अच्छा अच्छा रैंक लेकर के आते हैं। मेरा एक रिलेटिव है, मेरा खुद का रिलेटिव है, अभी से 2 साल पहले 958 रैंक लेकर के आया है, आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा, उसका कोई मतलब वो नहीं, कोई कोचिंग वोचिंग कुछ नहीं, वहीं पे बस अपना स्कूल का सिलेबस अपना वही पढ़ता रह गया, एक सिंगल बुक एनसीईआरटी। हम तुम लोग को बताए भी थे कि हम तेनूघाट पढ़ाने गए थे, हमको बहुत मजा आया था, हम सोचे भी है कि हम तेनूघाट वापस से जाएंगे कहीं पढ़ाने। तो तेनूघाट में हम गए जब, उन लोग जो तुम लोग के मोल कंसेप्ट में कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखा है, तुम लोग उठा के देखना मोल कंसेप्ट के एडवांस वाले सब ये क्वेश्चंस, तुम लोगों से नहीं बनेगा अभी, अगर तुम लोग को हम दे दे वो, तो तुम लोगों से एकदम नहीं बनेगा एडवांस। अगर तुम लोग को असाइनमेंट चाहिए तो उठा के देखना, जो क्लास 11th का वर्कशीट है ना, उसको उठा करके देखना, पता चलेगा तुमको वर्कशीट में मोल कंसेप्ट कितने भारी क्वेश्चन एडवांस लेवल में। और वो जेएनवी में 5-5 बच्चा सॉल्व कर दिया, जबकि उनका कोई कोचिंग नहीं हुआ है, कभी कुछ नहीं, वो केवल वो एनसीईआरटी को लोग मल्टीपल टाइम सॉल्व किया है, उसी से उन लोग का स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट बिल्डअप हो गया। मतलब हम लोग कोचिंग में पढ़ा रहे जिन बच्चों को, उनसे उनको पढ़ाने के बाद महीने भर मोल कंसेप्ट, उनसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, दूसरे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही इररिलेवेंट चीज है, बस एक रिसोर्स का सिलेक्शन, इसमें गलतियां कम हो। जैसे बुकलेट वुकलेट हम इसलिए रेफर करने बोलते हैं, उसमें गलती कम, हम अपना बुकलेट इसलिए भी थोड़ा अवॉइड करने बोलते हैं रिवीजन में, क्योंकि बहुत सारे उसमें मॉडिफिकेशंस हो ही रहे हैं, 2 साल के अंदर वो भी सही हो जाएगा, इस साल बहुत करेक्शंस हुआ है, नेक्स्ट ईयर बहुत कम करेक्शन बाकी रह जाएगा। बट ये सिस्टम बनाने का पार्ट है, अब एकदम से करेक्शंस नहीं करते, रेजिडेंस के बुकलेट में भी एक दो क्वेश्चन में एरर मिल ही जाता है, बट एटलीस्ट रेजिडेंस एलन वालों ने या फिटजी वालों ने अपने क्वेश्चन करेक्ट कर लिए हैं, 30 साल का सिस्टम है उनका, अभी भी टेस्ट पेपर में उनकी गलती आते हैं, बट बुकलेट में करेक्शन हो चुका है, तो एक रिसोर्स उठाओ, बस उसी को यूज कर रहे हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स उसी को सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ज्यादा ट्रस्टेबल है कि हाँ ठीक है इसमें गलती नहीं होने वाला, इसी को सॉल्व करते जाते हैं। उसी को सॉल्व करके कितने बच्चों ने जेई क्लियर किया है, उसी को सॉल्व करके वो एलन के ही मटेरियल को सॉल्व करके कितने लोगों ने नीट क्लियर किया है। तो ठीक है, अच्छा सिस्टम है, उन्हीं को फॉलो करो, हम तो कभी मना नहीं करते। हम लोग का डिस्कशन भी चल रहा है कि अपना बुकलेट देना बंद कर दो, सीधा रेजिडेंस एलन का बुकलेट उठा करके डाल दो, मेडिकल वालों को सीधा एलन का बुकलेट डलवा दो, इंजीनियरिंग वालों को सीधा रेजिडेंस का बुकलेट कोटा से मंगवाओ, सारा बुकलेट वही सेम डलवा दो,
कहानी खत्म, झंझट ही खत्म कि गलती के चांसेस है। नहीं करा रहे भाई हम लोग स्मार्ट ट्रिप का बुकलेट, हम लोग स्मार्ट ट्रिप का एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे देंगे, जो जो क्वेश्चन हम लोग को चाहिए उस तरह के कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बाकी तुम रेजोनेंस ही सॉल्व कर लो। हम लोग पे भरोसा नहीं है, चलो रेजोनेंस पे तो भरोसा है ना, चलो वही सॉल्व कर लो, उसी में खुश रहो तुम लोग, हम लोग के लिए भी सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो कोई भी एक रिसोर्स करने का है, तुमको डिसाइड करना पड़ेगा, ये हम नहीं करेंगे। तुमको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए होगा। जैसे बोले तो अभी हर्ष खिताना है, अपना डिसीजन खुद लिया कि नहीं हम कहीं नहीं जाएंगे, ऑल्दो उसके पापा फिर भी मेरे से पूछे कि पेरेंट्स को डर लगता है कि टाइम ना वेस्ट हो जाए, बाकी लोग पूरा दुनिया वाला ऐसा सजेशन दे रहा है कि ये कर लेना चाहिए वो कर लेना चाहिए, बच्चा बोल रहा है कि नहीं हम खुद से करेंगे, हमको नहीं जाना कहीं भी। तो ठीक है, फिर भी पेरेंट्स डर रहे हैं तो मेरे से पूछो, नहीं नहीं उसको करना है तो करना है खुद से, नहीं जाना उसको, सिंपल सी बात है। अभिषेक है तो लास्ट ईयर उसका थोड़ा सा पेपर बिगड़ा था, 97% इस पर लेके आया 99.4%। करेगा अपने आप, घर पे बैठ के पढ़ाई किया है। एटलीस्ट हमको इस चीज का बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हम लोग के यहाँ से रिजल्ट पहले साल में भले ही नहीं आते लोग, बट जो लोग अच्छे हैं वो लोग घर में बैठ के खुद से पढ़ाई करते हैं, कहीं कोई कोचिंग नहीं लेता। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि वो लोग गलती तो करता है चार जगह अगल बगल वाला का सुन करके, क्योंकि लोग ना माहौल ज्यादा बना रखे हैं बुकारों में, ऐसा हो गया कि पढ़ाई को कम कराते हैं, माहौल ज्यादा, ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, केमिस्ट्री में आई एल फिनार पढ़ लो, अरे आई एल फिनार मजाक चल रहा है क्या? आई एल फिनार सिंपल ऑर्गेनिक तो समझ नहीं आता सबको, आई एल फिनार पढ़ लो, पीटर साइक पढ़ लो। पीटर साइक पढ़ने का बुक है क्या? रिसर्च थोड़े ना करने का, वो कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पीटर साइक पढ़ाया जाता है, तो आप थोड़े ना पढ़ लेंगे, एमएससी करने जाएगा जब तब पढ़ा जाएगा आई एल फिनार। तो नहीं आप पढ़ लो, मजाक चल रहा है क्या? जो जो टीचर खुद नहीं करता दूसरे को बोल देता है ये पढ़ लो, तो ऐसा हवा खाली क्रिएट कर दिया गया है, और उस चक्कर में लोगों का टाइम खराब होता है, तो चार जगह जैसे ही बात करता है उसका टाइम खराब होता है। तो यहाँ पे दिक्कत आता है, लेकिन जब रियलाइज हो जाता है कि हम क्या गलती की, जब तक मेंस या एडवांस या नीट कोई नहीं देता तब तो उसको रियलाइज ही नहीं होता कि वो गलती क्या कर रहा है। जब एग्जाम देता है तो उसको समझ में आ जाता है। हम बस यही बोलते हैं 3 घंटा बैठा नहीं जाएगा तुमसे, वो 3 घंटा जब उसको बैठने में दिक्कत हो ना तब अपने आप समझ में आता है, अच्छा अतुल सर जो बात बोले थे सही बोले थे। उसको दोपहर में सोने की आदत है, दोपहर में तो उसका एग्जाम हो रहा है, लेकिन हमको तो सोने की आदत है, तो हमको तो नींद आ रहा है, पेपर के टाइम पे नींद आ रहा है, बताओ कहाँ से आप परफॉर्म करेंगे? नींद में आप परफॉर्म कर सकते हैं कुछ भी? सिंपल सी बात है, नींद में तो बस नींद ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो चीज एग्जाम वाले दिन रियलाइज होता है। हम जो जो चीजें बोल रहे हैं ना, अगर तुम में से कुछ लोग हैं ऐसा, हम ये नहीं बोल रहे 100% चीजें फॉलो करो, 100% तो हम अपना बात ना फॉलो कर पाए, लेकिन उसमें से 60-70% चीजें फॉलो करना, और दूसरा जो हम मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं करना, उसको नहीं करना, उसको स्ट्रिक्टली नहीं करना है। दुनिया में 10 लोग 10 बातें बोलेंगे, रिजल्ट खराब होने के बाद कोई नहीं पूछने वाला, रिजल्ट तुम्हारा खराब होगा, सिंपल सी बात है। कुछ भी कर लो रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं। कल को अगर हमको कुछ हो गया, मान लो कि हम यहाँ से फ्लाइट लेके आए, फ्लाइट का फ्लाइट क्रैश कर गया, तो क्या कर लेंगे? तो अतुल सर के भरोसे बैठे थे, अतुल सर तो टंग गए, अब ऑर्गेनिक का क्या होगा? तो क्या कर पाएंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे, आप तो अतुल सर के भरोसे बैठे हुए थे। अतुल सर के भरोसे नहीं बैठना, अपने भरोसे बैठने का है। हम किसी टीचर से नहीं पढ़े पटना में, हम कोई केमिस्ट्री के टीचर से नहीं पढ़े, हम अपने से सारा चीज कर लिए। अच्छा है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत अच्छा है, कोई नहीं पढ़ा है तो ज्यादा फ्रेश है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपने हिसाब से लॉजिक डेवलप किया, अपने हिसाब से आंसर तक पहुंचे, अपना रास्ता खुद से निकाले, कैसे कर सकते हैं। कहीं कहीं किस्मत भी मेरा हेल्प किया, हम बताए भी थे तुम लोगों को कहानी, कि हमको एक टीचर मिले, वो हमको एक बुक सजेशन दिए, मेरा किस्मत अच्छा था कि एक ही दिन में मिले और वो हमको बुक बताया और मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा हो गया, वो मेरी किस्मत है। हो सकता है सबको ऐसा किस्मत ना मिले, बट एटलीस्ट तुम लोग के पास इतना तो रिसोर्स है कि हाँ एक टीचर है, अब टीचर है तुमको सजेशन मिल रहा है, कहानी खत्म। बाकी करना हमको खुद से है, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है सर की मर्जी है, नहीं पढ़ाएंगे तो क्या दिक्कत है, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थोड़े ना है। कल को रिजल्ट अगर खराब हुआ तो मेरे को गाली दे के क्या फायदा होगा तुम्हारा? रिजल्ट तुम्हारा खराब हुआ है, हमको गाली दे दिया, क्या हो जाएगा मेरा, क्या बिगड़ जाएगा मेरा, ये बताओ? मेरा कुछ थोड़ा ना बिगड़ना है। हमको तो ऑफर्स आते हैं, वेदांतु से कॉल आ रहा है कि हाँ भाई ज्वाइन कर लीजिए, कल को हो सकता है एलन से कॉल आ जाए कि आप ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल सी बात है। तो हमको तो ऑफर्स मिल जाएंगे, हम अपना काम कर लिए, हमको ऑफर्स मिल जाएंगे, बट तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा टाइम गया, सिंपल सी बात है। हमको गाली देके क्या मिल जाएगा? तसल्ली के अलावा और क्या मिल जाएगा? दिल को तसल्ली मिलेगा थोड़ी देर के लिए, बट पूरे जिंदगी भर का तो तुम्हारा टाइम खराब हुआ ना। बहुत हार्ड फैक्ट है। हम ये चीज जब जॉब करने आए थे तो भी यही हुआ था, हम जब पेस ज्वाइन किए थे तो हमको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है कुछ नहीं मालूम, कोई बताने वाला नहीं है। हम पूछने की कोशिश भी की एक दो लोगों से, रिस्पांस देख के मालूम पड़ गया कि नहीं, अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। ठीक है, उनके भरोसे हम अपना करियर थोड़े ना बनाने निकले हैं। तो सिंपल सी बात है, हम अपने भरोसे अपने करियर बनाने निकले हैं। हेल्प मिल गया किसी का बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला कोई बात नहीं, हम अपना रास्ता निकालेंगे।
जैसा होगा हम अपना रास्ता निकालेंगे। 24 घंटा मेरे पास दिन में, हम 24 घंटा काम करेंगे, 24 घंटा अपना पढ़ाई करेंगे। हम ऐसा टाइम देखे, जैसे लोग बोलते हैं भूख लग जाता है। सुबह मेरा क्लास होता था डीपीएस में, सुबह तो हम कभी उठते ही नहीं है टाइम पे, तो तुमको भी मालूम है नाश्ता तो चांस ही नहीं है। फिर सुबह क्लास हुआ मेरा कुछ अलग टॉपिक पे। अगर सुबह हमको क्लास लेना है तो अब जैसे शुरू में फर्स्ट ईयर हमको मालूम है बेसिक्स क्या है, बट एज अ टीचर आपको केवल बेसिक्स नहीं मालूम होना चाहिए, आपको हर एक चीज मालूम होना चाहिए। एक टॉपिक के अंदर सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। तो आपको मालूम हो, आपको प्रिपरेशन लेना होता है कि अच्छा ये भी टॉपिक हो सकता है, ये भी टॉपिक हो सकता है, इसमें ये चीजें हम लोग सोच सकते हैं, इसका ये डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उससे रिलेटेड दो चार फैक्ट्स कहीं पे लिख लिया। तो हम ऐसा पेज में नोट्स बना लिया करते थे खुद से कि अच्छा इसमें ये पढ़ा सकते हैं, इसमें ये पढ़ा सकते हैं। वो नोट्स मेरा कहाँ है नहीं मालूम, बट हर साल हम स्टूडेंट का ही नोट्स ले लेते तो मेरे पास एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो रात को हम अगर प्रिपरेशन नहीं लेंगे तो सुबह हम क्या बोल के आएंगे क्लास में। एक तो केमिस्ट्री है, लोग तो क्लास में नोट्स लेके पढ़ाते हैं, हमको फिर कभी पसंद नहीं आया कि नोट्स लेके हम क्लास में जाए। अगर हम याद नहीं कर सकते तो स्टूडेंट कहाँ से कोई चीज याद करेगा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चीज याद कर ले। इनऑर्गेनिक में हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि हम अपने टाइम पे याद किए थे, तरीका हमको मालूम है कि हम कैसे उसको याद किए। भारी है मेरे लिए, हम पढ़ा सकते हैं, बट वही कि उतना एफर्ट लगाने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, और हम एनर्जी भी नहीं देना चाहते कि अरे यार क्या रद्दी चीज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, छोड़ो। स्टूडेंट को बता दो कैसे पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो पढ़ लेगा। तो फिर सुबह ब्रेकफास्ट तो किए नहीं, फिर उधर से लौट के आए, शाम में मेरा फिर से 4 बजे से क्लास है, हम 2 बजे लौट के आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1:30 या 2 बजे ही लौट करके आते थे डीपीएस से सिंक्रोवैस से। 4 बजे से क्लास है, उधर अलग टॉपिक चल रहा है, उसका अलग से प्रिपरेशन करना है। तो दोपहर का खाना भी खाने का फुर्सत नहीं है, फिर आप प्रिपरेशन करो। फिर रात में उधर से 8 बजे तक क्लास होता है, घर आते आते 8:15 डाउट बताते बताते 8:15 8:30 तो बजता ही था, घर आते आते 8:45 तो होता ही था। उस टाइम पे एक टाइम खाना खाते थे, केवल एक टाइम। और ऐसा पूरे 1 साल तक चला है। कभी कभी नसीब आपकी अच्छी है, किसी दिन अगर सिंक्रो बैच मान लो एक ही क्लास है मेरा तो हम छूट जाते थे, बट मेरा सिंक्रो में दो दो बैच था तो हम कभी नहीं छूटते थे, रोज मेरा 2 क्लास रहता ही था। तो हम पूरा अक्रॉस साल भर ऑलमोस्ट दोपहर में खाना नहीं नसीब है, खा ही नहीं सकते। अब शाम में तो अब मेरा फिक्स्ड होता था 2 बैच, तो आप शाम में खाना खा ही नहीं सकते, दोपहर में खाना खा ही नहीं सकते। तो वही है, एक टाइम खाना, उस पर जिंदगी चल रही थी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको एनर्जी इनपुट करना पड़ेगा, तभी तो जितना लोग 5 साल में सीखते हैं उतना हम 1 साल में सीखे। मेरे दोस्त लोग जो एलएन वेलन में काम कर रहे थे वो अभी भी नहीं सीख पाए उतना जितना हम पहले साल में सीख लिए। हम पहले साल में सीख लिए, 6 6 बैच मिला, आपको सारा बैच मैनेज किए। तो हमको सेकेंड ईयर में बोला गया केमिकल बॉन्डिंग आपको 2 दिन में पढ़ाना है, 2 दिन में खत्म कर दिया केमिकल बॉन्डिंग। बहुत बड़ा टास्क है 2 दिन में केमिकल बॉन्डिंग, तुम लोग को ही मालूम पड़ गया अब तो केमिकल बॉन्डिंग कितना बड़ा चीज है। 2 दिन में पढ़ाना है, ठीक है पढ़ा देंगे। सत्यदर्शी का जो भाई है ना उसी बैच का है, जिसने हम 2 दिन में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाए थे, उसका भाई उसी बैच में पढ़ा था। और वो यही बोला था कि सर पूरा केमिस्ट्री साल भर समझ नहीं आया, वही 2 दिन समझ में आया। तो आपको अपने आपको पुश करना पड़ता है, आपको मेहनत इनपुट करना पड़ता है, वो अंदर से ही मोटिवेशन आएगा उसके लिए। मतलब कोई दूसरा आदमी पुश नहीं कर सकता, हम एक दिन समझा सकते हैं, दूसरा दिन समझा सकते हैं, फिर उसके बाद हम नहीं समझाएंगे। मेरा काम नहीं है कि हम अपना इतना एनर्जी वेस्ट करें, हमको खुद को सेल्फ मोटिवेट करने में तो एनर्जी लगता है। एक दिन हम समझा दिए, दूसरा दिन समझा दिए, थोड़ा डांट दिए, होमवर्क नहीं बनाया तो थोड़ा गाली पड़ गया तुम लोगों को, बट कुछ टाइम के लिए ठीक है। बट 12th क्लास में जैसे हम बोले थे तुम लोग को 1 महीना पहले कि बच्चे नहीं रह गए, अब बुढ़ापा आ गया, मरने वाले स्टेज में आ रहे हैं, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। अब जो है बस लाठी का सहारा लेकर के चलने वाला सिचुएशन आने वाला है, पूरा दुनिया डंडा मारेगा उसको, रिजल्ट खराब होगा तो अब अपना सेल्फ मोटिवेशन मैटर करता है। एक सर्टेन टाइम तक मेरा काम था कि हम मोटिवेट कर दिए, समझा दिए, समझा दिए, एक बार समझाए, 2 बार समझाए, उसके बाद नहीं, उसके बाद निकलो अपना, खुद देखो रिजल्ट आया तो ठीक है, नहीं आया तो हमको क्या दिक्कत है, तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। फिर तुम्हारे जैसे अगले साल लोग आएंगे, फिर सेम चीज समझाएंगे, फिर उसके बाद वो निकल जाएंगे। ये साइकिल चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी में किसी साल बहुत अच्छे लोग आ गए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कोचिंग चमक जाएगा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहेगा, दुनिया चल ही रहा है, ऐसे ही चल रहा है। कल परसों आया था हम लोग के यहाँ आईएनबी से इंक्वायरी करने, 2 3 लोग, तीन तीन स्टूडेंट्स है, अपने आप से आ रहे हैं लोग कि हाँ सर पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा वहाँ पे। एटलीस्ट एक चीज तो यहाँ पे लोगों को दिख रहा है, बहुत रेगुलरिटी है। सोचो इतना रेगुलर क्लास लगाने के बाद भी सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा है, इतना रेगुलर क्लास लगाना, ठीक है माना कुछ कुछ क्लासेस कैंसिल हुई, बट फिर भी एटलीस्ट बाकी जगह से तो बहुत ज्यादा क्लास लगाए हम लोग, इतना हमको मालूम है। ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग जितना काम करके दिखा दिए पूरे बोकारो को, हमको लगता है 2 3 कोचिंग का कंबाइंड हम लोग काम करके दिखा दिए, और फिर भी सिलेबस हम लोग का अभी तक नहीं हो पाया है। बट एकदम से सारा सिलेबस खत्म होगा, मैथ्स भी खत्म होगा, फिजिक्स भी खत्म होगा, केमिस्ट्री भी, सब एक ही बार में खत्म, इस टाइप का चलेगा। तो क्योंकि सब लोग बहुत इंटेंट के साथ काम किए, बहुत मोटिवेशन के साथ काम किया है, तुम लोग को अपना मोटिवेशन चाहिए होगा।
रिजल्ट तुमको चाहिए, उसके लिए थोड़ा प्लानिंग करो। प्लानिंग में अगर दिक्कत हो रहा है तो हेल्प लो कि सर इस चीज को क्या करें। हेल्प के लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छा रिसोर्स मालूम है तुमको, ये तुम्हारे पास सत्यदर्शी है जो बहुत अच्छा रैंक लेके आ चुका है, मतलब एक्सेप्शनली, मतलब डबल डिजिट रैंक बहुत बड़ा चीज होता है, उसमें 11, किस्मत खराब है 11, 9 आ जाता तब तो फिर अलग अलग ही कहानी था। उससे बेस्ट रिसोर्स कुछ नहीं हो सकता। हमको भी नहीं मालूम कि 100 के अंदर रैंक लाने के लिए क्या चाहिए, हमको नहीं मालूम, हम कभी लाए नहीं है, हम कभी सोचे ही नहीं है लाए क्यों। तुम में से जैसे कुछ लोग होता है ना जो 96 97% 10th बोर्ड में लाता है, हम यही सोचते हैं कि सर कहाँ से आ जाते इतना मार्क्स। इतना मार्क्स हम सोचते ही नहीं थे, लाना दूर की बात है, सोचते ही नहीं थे कि 95 से ऊपर भी जा सकते हैं हम सोचे ही नहीं जिंदगी में। 90%, हाँ ठीक है 90% तक सोच सकते हैं, तो 90% सोचे तो 88.6 में लटक गए। हम सोचे ही नहीं है कभी 95% एवं मार्क्स, यहाँ लोग 99% ला रहे हैं, मतलब कैसे ला सकते हैं 99। हम एक सब्जेक्ट में 99 नहीं सोचा करते थे, मतलब 99 एक सब्जेक्ट में मजाक चल रहा है क्या, लेकिन ला रहे हैं लोग। तो हम, मेरा एक्सपेक्टेशन 100 के अंदर का क्या होता है हमको नहीं मालूम। ठीक है, हम हो सकता है पढ़ाई के सेंस में नहीं है, हम दूसरे सेंस में सोच सकते हैं कि हाँ दूसरे सेंस में हम कैसे 99% अचीव कर सकते हैं, बट पढ़ाई मतलब हम ऑलराउंड डेवलपमेंट वाले मोड में, हम बचपन से यही किया, हम सब कुछ किया बचपन से, हमको सब कुछ आता है, ड्राइंग पेंटिंग, जो म्यूजिक होता है उसमें कॉन्गो भी बजाते हैं, ड्रम स्टिक भी बजाते हैं हम, इसमें डिबेट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते थे, स्टोरी टेलिंग में भी पार्टिसिपेट करते थे, डांसिंग में भी पार्टिसिपेट करते थे, तो हमको सब आता है। स्पोर्ट्स में हम 2-3 स्पोर्ट्स खेलते थे, कॉलेज में भी गए थे तो हम सारा स्पोर्ट्स खेले, सारा स्पोर्ट्स, मतलब हम अकेला सिंगल पर्सन होंगे, केवल स्क्वॉश को छोड़ करके हम सारा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए, सारा स्पोर्ट्स, सब कुछ खेले। हॉकी तक खेले, हॉकी में वो गोलकीपर बने, उसमें डर लगता था कि पैर पैर वैर में लग ना जाए, तो हम गोलकीपर बन गए हॉकी हॉकी में, कि चलो कुछ भी है तो पैर में तो नहीं लगेगा, सब कवर है बॉडी, बॉल ही तो रोकना है। तो अब फुटबॉल में भी इसीलिए नहीं खेलते थे कि यार पैर वैर में चोट लग जाएगा, तो गोलकीपर बन जाओ आराम से। सारा स्पोर्ट्स खेले हम, सारे स्पोर्ट्स में एक्चुअल में मतलब अपने हॉस्टल को रिप्रेजेंट किया, कुछ 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 करके काम किया। तो हमको, हम थोड़ा जनरलाइज टाइप के पर्सन है, बहुत स्पेसिफिक नहीं। कुछ लोग होता है बहुत फोकस्ड अप्रोच होता है, वो लोग होते हैं 99% वाले लोग, हमको 99% वाला नहीं बनना। अब हम जब आए हैं स्टार्टअप के फील्ड में, तो हम एक ही चीज देखते हैं, जो इन्वेस्टर लोगों से बात होता है वो लोग एक चीज बोलता है कि जो जनरलिस्ट लोग हैं वही लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, उन लोगों को सारी चीजें करनी है, और स्टार्टअप सारी चीजें करने वाले लोग ही शुरू करते हैं, अदरवाइज बाकी लोग वो डरते हैं। तो जितने भी स्पेसिफिक काम करने वाले लोग, बहुत ही फोकस्ड काम करने वाले लोग हैं, वो लोग का हमेशा वो लोग जॉब करते हैं, हमेशा वो लोग किसी के अंडर काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बट वो जॉब करते हैं, कभी वो स्टार्टअप करने का हिम्मत नहीं करते। और ये हम जब उठा के देखना शुरू किए सबका प्रोफाइल, तो हम देख रहे हैं कि बहुत, जो लोग हमेशा से डाइवर्स काम किए हैं, ऐसे नहीं कि वो तोड़ फोड़ टाइप का कुछ मचा रखे हो, ऐसे लोग बहुत ज्यादा स्टार्टअप नहीं करते, वो जनरलिस्ट लोग स्टार्टअप करते हैं। हमको डर ही नहीं लगता स्टार्टअप करने से, हमको लगता है क्या फर्क पड़ेगा, इधर हम सीखेंगे, सिंपल सी बात है, अगर कुछ फेल हुआ तो इधर हम सीखेंगे, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो सीखेंगे भी, पैसा भी कमा लेंगे, दोनों चीज है। तो इधर सीख लो नहीं तो पैसा कमा लो, दोनों मिल गया तो भाई साहब जिंदगी में और चाहिए क्या। यही होना चाहिए ना एक नॉर्मल लाइफ में। मेरे स्टेज पे आने के बाद, अभी तो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, बट मेरे स्टेज पे आने के बाद इधर कुछ सीखो या तो पैसा कमाओ, और अगर दोनों मिल गया तो फिर तो जिंदगी ही सेट है, उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि इधर सीख ले या तो फिर पैसा कमा ले, बट पैसा कमाना को पता नहीं क्यों हमको उतना अट्रैक्टिव फील्ड नहीं लगता, हमको लगता है सीख ही लो, सीखेंगे तो है ना, पैसा अपने आप आ ही जाएगा, अभी नहीं आएगा, जिस दिन चाहेंगे उस दिन पैसा आना शुरू हो जाएगा, बट सीख लो, अभी जितना सीखना सीख लो। तो इसीलिए हम एफर्ट लगाने में लगे रहते हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी दिखता है। हम कुछ अलग डायमेंशन में सोचते हैं, कुछ चीजें हम बहुत ही अलग डायमेंशन में सोच लेते हैं, जितना बाकी लोग सोच भी नहीं सकता। तो इसलिए थोड़ा अपने आप को पुश करो, अब टाइम आ गया तुम लोगों का। सब मरा हुआ टाइप से तुम काम करना बंद कर दो कि हाँ कर लेंगे, ये चीज कल कर लेंगे, ये चीज परसों कर लेंगे, टारगेट सेटिंग करना शुरू करो कि ये काम इतने दिन में खत्म करना है, इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में खत्म करना है, पर डे के कम से कम 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के होने ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट होने चाहिए। इतना हम कोटा में हर रोज करते थे, हर रोज कम से कम 100 क्वेश्चंस। और तुम लोग तो 12th क्लास में आ गया, वो भी अब एग्जाम का टाइम आ चुका है, तो रिवीजन में तो एनी हाउ करना चाहिए। फिक्स्ड रिसोर्सेज पकड़ो पहले कि यही करना है। इन लोगों का बिल्कुल फिक्स्ड है, मेडिकल वालों का सिर्फ बुकलेट कर लो और कुछ भी नहीं करना है, इनफैक्ट सिंगेज भी नहीं करना है, A to Z केमिस्ट्री सिर्फ बुकलेट कर लो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेंस का भी कर लो और नीट का भी कर लो। बिल्कुल फिक्स्ड रिसोर्सेज, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। एडवांस वालों को थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कुछ करना है, बहुत रिसोर्सेस है, हम ही लोग के पास बहुत रिवीजन असाइनमेंट है, वो मिलेगा भी तुम लोगों को, उतना ही कर लेना, एक्स्ट्रा बहुत है, बट बाकी
बिल्कुल फिक्स्ड रिसोर्सेज से बेसिक्स करो, बार बार करो, एक बार मत करो। साइकिल चलाना इसलिए सीख रखा है बचपन से, तब तो रोड पे बालू होता है ना, तो वहां पे लोग फिसलते हैं, लेकिन अब आदत, जब साइकिल बचपन से चला रहे तो फिसला नहीं जाएगा वहां पे, थोड़ा सा फिसलेंगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि इतना इतना सीखा है कि आंख बंद करके भी साइकिल चला लेंगे। लेकिन मान लो कार नहीं आता तुमको, आंख बंद करके कार चलाना शुरू कर लो, शुरू में पागल ही हो जाएंगे। हम जब पहले कार चलाते थे तो हम हमेशा गियर पे नजर रखते थे कि कौन सा गियर, हमको याद ही नहीं होता था कौन सा गियर है। बाकी सर लोग भी, जब सब मेरी ही कार से कार सीखे, सब लोग गियर देखते थे गियर चेंज करते वक्त, हम भी वैसे ही करते थे। बट हमको आदत हो गया है, गियर कौन सा अपने आप पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो गाड़ी जो चलता है ना, उस इसके आवाज से पता चल जाता है कि कौन से गियर में गाड़ी चल रहा है, क्योंकि हम सारे लोगों के साथ बैठे रहते हैं हमेशा जब वो गाड़ी चलाते हैं। तो जैसे ही उनका गाड़ी तेज होता है, गियर चेंज नहीं होता है, हमको आवाज से पता चल जाता है कि गाड़ी का गियर चेंज करना है, बोले यार गियर चेंज करो। क्योंकि आप रोज उसी जगह पे जा रहे हैं, तो आपको एक एक चीज पता चलना शुरू होता है, गाड़ी की आवाज से हमको चीजें पता चल रही है, तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। बाकी लोग बोलते रहे तुमको पता कैसे चल जाता है गियर चेंज नहीं हो, तुम तो पीछे बैठा हुआ है, बोले पता चल जाता है बस आवाज से, अब हम क्या समझाने जाए। तो एक ही चीज रिपीट होते होते हम गाड़ी चेंज कर लेंगे तो हो सकता नहीं पता चले, बट एक ही गाड़ी में अपना जिंदगी का 6 साल अगर बिता दिए, 2015 में शायद गाड़ी लाए थे, 14 में ही लाए थे, सेम 7 साल 8 साल 7 साल, तो 7 साल में पता चल गया कि वो गाड़ी का पार्ट पुर्जा कैसे काम करता है। तो हम उसी के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लिए, रिपीटेशन होते होते एक एक चीज पता है, थोड़ा भी उसमें तो कुछ भी गड़बड़ होगा तुरंत हम जज कर पाएंगे। तो इसलिए रिपीटेशन बहुत जरूरी होता है। हमेशा आप सोचेंगे नया नया गाड़ी अगर यूज करें तो उस गाड़ी के बारे में जजमेंट नहीं दे सकते। तुमको याद, शायद तुम लोग कोई कहानी सुना होगा किसके बारे में, कोई एक इंजीनियर थे ना, जो जिसके ऊपर इंजीनियर्स डे बना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे कि कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, पता नहीं कौन थे। शायद उनका एक कहानी है कि ट्रेन में बैठे हुए थे वो, कहीं जा रहे थे, एकदम से ट्रेन का चेन पुल करने लग गए, एकदम से। बाकी लोग रोक रहे थे, अरे क्या हो गया, पागल हो गए कि ट्रेन का चेन क्यों पुल कर रहा है। तो बोले कि आगे एक्सीडेंट होगा, रेल का पटरी टूटा हुआ है। बाकी लोग मान ही नहीं रहे थे, लेकिन उनके पोजीशन की वजह से मान गए। नाम हम भूल रहे हैं, बट ये कहानी अगर गूगल पे सर्च करना मिल भी जाएगा। ट्रेन का चेन पुल किया गया, आगे देखा गया पटरी टूटा हुआ है। वो बस ट्रेन में बैठे हुए हैं, उनको फील हो गया कि ट्रेन का पटरी आगे कहीं टूटा हुआ है। तो ऐसे तो उनको सपना थोड़े ना आया होगा, आवाज का पैटर्न चेंज हुआ, पता चल गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इतने बार वो इस चीज को किए होंगे कि उनको एक एक चीज का आइडिया है, वही चीज करना होता है, बार बार एक ही चीज को रिपीट करना होता है, तभी आप उस चीज को सीख सकते हैं। तभी उसमें गलती पता चलेगा। जैसे ना एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में कोई भी एलिमेंट अगर बहुत, चार चीजों को मिला के एक सवाल बना है, तो उस चार चीजों को कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब वो चार चीजें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। वो इतना आसान काम नहीं है, बहुत बोरिंग काम है, और बोरिंग काम करने से ही रिजल्ट आता है। जो अच्छा काम है तो दुनिया कर रहा है। डाउटनट बहुत अच्छा स्टार्टअप है, बहुत अच्छा स्टार्टअप। वो सबसे बोरिंग काम कर रहा है, डाउट सॉल्व कर रहा है। डाउट सॉल्व करना सबसे बोरिंग काम है, टीचर के नजर में डाउट सॉल्व करना सबसे बोरिंग काम है। करे क्या मजाक है, एक ही चीज बार बार पूछ रहा है लोग, वो इसी चीज को सॉल्व कर रहा है। और इतना अच्छा स्टार्टअप बना हुआ है, इतना ऑर्गेनिक ग्रोथ किसी स्टार्टअप को नहीं मिला इंडिया में, वो उसी चीज को सॉल्व कर रहा है। बोरिंग काम था, बोरिंग काम सॉल्व किया। टेक्नोलॉजी क्यों डेवलप किया जा रहा है हमेशा नया टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक काम रिपीट हो रहा है, बार बार बोरिंग हो जा रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा रहा है। बट एक्चुअल में उसी से आउटपुट मिलता है ढंग का। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को डाउट में ही होता है। क्वेश्चन थ्योरी सब पढ़ता है, डाउट आता है, जिसकी वजह से लोगों का परफॉर्मेंस खराब होता है। डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए रिपीट कीजिए चीजें, एक चीज पर अटक करके नहीं। हम थोड़ा आज वो बुक बना लेते हैं, थोड़ा वो बुक बना लेते हैं, 4 बुक बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक बुक पूरा कंप्लीट करो, एक एक क्वेश्चन उस बुक के कंप्लीट करो। फिर दूसरा बुक उठाओ कि चलो अब इसको शुरू करते हैं, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करो। ये नहीं कि एक चैप्टर में हम 4 बुक बना लेते हैं तो हम ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। पूरा एक बुक खत्म करने का है, तभी हम लोग अच्छे से सारी चीजें सीख पाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन थोड़े ना, मान लो MS चौहान है, तो हर एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन नहीं है, किसी में 150 है, किसी में 200 है, किसी में 250 है। अलग अलग वेरिएशन है। क्यों ऐसा वेरिएशन है? क्योंकि नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट रखता है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग के बुकलेट में 400 क्वेश्चन है, जबकि पीरियोडिक टेबल में हम लोग के पास मुश्किल से शायद 200 क्वेश्चन होंगे। तो ऐसा वेरिएशन क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रखता है, तो इसलिए उसके हिसाब से 400 क्वेश्चन डालिएगा बुकलेट में, जबकि दूसरे चैप्टर्स में कम कम क्वेश्चंस में भी काम हो गया। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही मैटर करता है, इसलिए एक रिसोर्स पूरा कंप्लीट करो, सारे टाइप्स मालूम पड़ जाएंगे। बट अब ऐसा होता है कि सर ये तो बना लिए, हम सवाल पूछे क्या उस बुक से, तब पता चला है कि नहीं, इसमें तो अभी 50% में नहीं आता।
बना लिया मतलब अगर हमने क्वेश्चन बना लिया है तो 70%, अगर सेम क्वेश्चन आ गया मेरे सामने 70% चांस होना चाहिए कि सवाल बनना चाहिए, एट एनी कॉस्ट बनना चाहिए 70%। अगर नहीं बन रहा तो गड़बड़ है। तो उसको जज करने का सिंपल सा तरीका, बुकलेट दोबारा बनाओ, 70% बनना चाहिए बुकलेट का है क्वेश्चन, सही सही। अगर गलती हो रहा है इसका मतलब वो चैप्टर अच्छा नहीं था, अपने क्वेश्चन अच्छे से नहीं बना, बस बना लिया ऊपर ऊपर, अच्छे से नहीं बनाया। ये सब चीज थोड़ा प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया है, करो प्रैक्टिस। बेतरतीब तरीके से काम नहीं करने का है कि कुछ भी करते चले जा रहे हैं, घटिया घटिया मार्क्स लेकर के नहीं आने का है कि केमिकल का इंडेक्स में 22 नंबर ला रहे लोग, 25 नंबर ला रहे हैं, 26 नंबर ला रहे हैं। 26 नंबर तो हम आंख बंद करके भी मैथ्स का एग्जाम दे देंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा बिना, बस हम फॉर्मूला पढ़ेंगे सारा, उसको याद करेंगे रात भर में, कल मेरा टेस्ट ले लो हम ले आएंगे 26 नंबर 27 नंबर तो ले आएंगे। जबकि मैथ्स मेरा खराब था तुमको भी मालूम है, और मेरा जिंदगी में मैथ्स से रिश्ता नाता खत्म हो गया है तुमको भी मालूम है। बायोलॉजी में नहीं ला पाएंगे, बायोलॉजी मतलब कुछ नहीं बोल सकते हम, नो कमेंट्स, बट थोड़ा पुश करो इस चीज को। अगली बार हम यही सोचे कि सेम ही चैप्टर का हम बोले हैं सर लोग कि फिर से टेस्ट लीजिए, नया चैप्टर मत लीजिए, सेम टेस्ट चैप्टर का टेस्ट लीजिए, फिर देखिए कि उसमें परफॉर्मेंस बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। क्योंकि पहली बार जब होता है टेस्ट तो लगता है कि सब कुछ नया नया पढ़ना है, फिर जब दोबारा सेम टेस्ट हुआ तभी परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो तुम लोग खुद रिपीटिशन नहीं करेगा तो हम लोग करवा देंगे। फिर उसके बाद अगले बार अगला टेस्ट लीजिए किसी दूसरे टॉपिक का, फिर चौथे बार फिर सेम टॉपिक से टेस्ट ले लीजिए, अपने आप परफॉर्मेंस बढ़ेगा। नया नया करते रहेंगे तो इन लोगों को कुछ नहीं होने जाना। तो देखते हैं। चलो खैर बहुत हो गया, आज किसी को नींद नहीं आएगा, अभी 15 मिनट तो नींद नहीं आएगा तो हम लोग इसको इसको कवर कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 में जहां ब्रोमीन है ये हटेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जैसे एक चीज ध्यान रखना, जहां कहीं भी हम लोग का स्टीरियो आइसोमर का सवाल है, जहां कहीं भी हम लोग का फिशर प्रोजेक्शन या 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन दे रखा, मतलब स्टीरियो प्रोजेक्शन दे रखा, तो सॉलिड प्रोजेक्शन मतलब स्टीरियो प्रोजेक्शन है, तो हम लोग स्टीरियो आइसोमर का ही सवाल समझ रखे होंगे। तो अपने प्रोडक्ट बनाते वक्त हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज जहां पे आया वहां पे अगर H2 ऐड करते हैं, तो मेरे हिसाब से दो पॉसिबिलिटी है। ऊपर तो रिएक्शन नहीं हो रहा, जहां रिएक्शन नहीं हो रहा उधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जहां रिएक्शन हो रहा है वहां पे हो सकता है ग्रुप जो ऐड हो रहा वो सॉलिड पे ऐड हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज प्लानर स्ट्रक्चर है, OH किसी भी साइड से आ सकता है। या हो सकता है कि जो OH वाला पार्ट है वो हम लोगों के सॉलिड की तरफ से ना करके डैश की तरफ से आ जाए। ये दो प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एक बार उधर पॉजिटिव चार्ज बन गया तो आने वाला न्यूक्लियोफाइल किसी भी साइड से आ सकता है। तो RS नहीं रहा, रेदर यहाँ पे डायस्टीरियोमर का फॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए अगर ये स्टेटमेंट पूछा जाता है कि ऑलवेज रेस्माइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग SN2 रिएक्शन, सॉरी ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, ऑलवेज नहीं होता। हम लोगों का डायस्टीरियोमर भी बन सकता है जैसा इस केस में दिख रहा है, स्टीरियोआइसोमर बन सकता है नो डाउट, लेकिन ऑलवेज वर्ड कभी भी नहीं लगा सकते हैं। ये दो प्रोडक्ट हम लोग इस केस में बनाएंगे। अब जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में ऑल दो अथाह ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, मतलब अथाह तो नहीं लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। बट बेसिक अगर बात करें तो हम लोग का जो रिएक्शन है इसमें एक चीज बहुत अच्छे लेवल पे अगर बात करें तो पहले Br हटेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज का रीअरेंजमेंट भी चेक करना है, उसके बिना काम नहीं कर सकते, लेकिन हमने सवाल इस तरीके से सेट किया है कि बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो रीअरेंजमेंट नहीं होने वाला, इसलिए हम इस तरीके से सवाल सेट किया। अदरवाइज रीअरेंजमेंट हो गया तो कहानी अलग है। ऑल्दो आज तक हम ऐसा सवाल नहीं देखे जहां रीअरेंजमेंट हुआ हो, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, तो इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं डाले यहाँ पे, रेजोनेंस नहीं हो सकता। अब पॉजिटिव चार्ज अगर आया तो इस पे OH ग्रुप आएगा, तो OH ग्रुप अगर आना है और हम बोल रहे हैं कि वहां पे हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन वाले पार्ट में रेस्माइजेशन होगा, तो जहां कोई रिएक्शन नहीं हुआ नीचे C2H5 CH3H, जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ उसको एज इट इज बना दो, उस पे कोई वेरिएशन मत करना। जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हुआ कहीं नहीं जाएगा, वो सेम रहने वाला है। जिस पे वेरिएशन हुआ उस पे बड़ा सिंपल चीज है, ट्राई करना कि हॉरिजॉन्टल पे ही चेंजेस करें, वर्टिकल के साथ चेंजेस मत करो। लेकिन अपने को स्विचिंग मालूम है और इसीलिए हम स्विच सिखाया करते हैं, स्विच बहुत जरूरी है। अब जैसे हमको मालूम है कि हम लोगों को R और S दोनों मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन, तो R और S मिलने का मतलब क्या है कि जहां पे हम लोग का Br था वहीं OH आ गया और ऊपर पीएच आ गया या फिर वहां पे एच आ गया। तो जैसे हम एक सपोज करो, अगर हम एक सिचुएशन मानते हैं कि कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन आर है, मान लेते हैं, तो अगर प्रोडक्ट का भी कॉन्फ़िगरेशन आर ही बनाना है तो जहां बी आर है बस वहां पे OH डाल दो, तो ये सेम कॉन्फ़िगरेशन हो गया। न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा न्यूक्लियोफाइल आया तो एटॉमिक नंबर नॉर्मली हायर ही होने वाला है कार्बन चेन से। अगर एटॉमिक नंबर हायर होने वाला है तो अगर रिएक्टेंट में आर कॉन्फ़िगरेशन है और प्रोडक्ट में भी आर कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तब उस केस में बस लीविंग ग्रुप की जगह पे न्यूक्लियोफाइल डाल दो। इस चीज को हम लोग
रिटेंशन प्रोडक्ट बोला करते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर रिटेन कर गया तो रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और अगर इन्वर्जन बनाना है तो अपने को एक चीज मालूम है, क्या करना होता है, स्विच करना होता है। अगर आर की जगह एस चाहिए तो नीचे वाले पे तो कुछ नहीं चाहिए, नीचे वाले पे तो रिएक्शन ही नहीं हुआ है। ये मत समझ लेना कि दोनों जगह पे हम लोग का प्रोडक्ट में कुछ कुछ चेंजेस होगा। जिस कार्बन पे रिएक्शन हुआ है केवल वहां पे ही हम लोगों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है। तो इस केस में अगर ऊपर वाले पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है तो किसी भी दो ग्रुप में स्विच कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी है। इनफैक्ट ऐसा भी कर सकते हैं, बी आर की जगह ओ एच चला गया लेकिन हम एक चेंज कर सकते हैं ऊपर एच और पी एच, कहीं पे भी चेंजेस करा सकते हैं, अपनी मर्जी है। क्योंकि अपने को पता चल गया ना कि एक स्विच क्या मतलब एस कॉन्फ़िगरेशन है, तो आर एंड एस दोनों बनेगा ऐसा हम लोग को मालूम पड़ रहा है। अब मेरी मर्जी है कि हम किसको चेंज कराएं। तो इसमें ऑप्शंस खूब खूब बनाए जा सकते हैं। ऐसा भी एक ऑप्शन आंसर दिया जा सकता है चार ऑप्शन में। ऐसा भी हो सकता है कि एच जो है वो हम लोग के अपने जगह पे ना हो करके पीएच अपने जगह पे है, एच एंड ओ एच वाले पार्ट हम लोग का आपस में स्विच हो गया। ये भी हम लोग का इस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। पीएच इस बार सेम है, बाकी दोनों ग्रुप सेम नहीं है। इस चीज को हम लोग इन्वर्जन प्रोडक्ट बोलते हैं। इन्वर्जन का मतलब रिएक्टेंट में अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है बट प्रोडक्ट में अगर एस कॉन्फ़िगरेशन मतलब उल्टा कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो अगर SN1 होता है तो रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों का फॉर्मेशन होता है जिस कैरल सेंटर पे रिएक्शन हो रहा है वहां पे। प्रोडक्ट बनाने में कुछ भी ऑप्शन होगा, तुम्हारा क्या काम होगा बेसिक हम बता देते हैं। तुम लोग इस तरीके से दो प्रोडक्ट बनाना, जिस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा उसको सेम रख लो और ऊपर पे एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन बनाओ, फिर ऑप्शन से मैच कराओ। स्विचिंग कर करके देखो कि कौन कौन से केस में हम लोगों का स्विच करने पे ऑप्शन मैच कर रहा है। और स्विच करने का मतलब डबल डबल स्विच करना, जिस कार्बन पे हम लोग रिलेट कर रहे हैं उसको डबल स्विच करके देखना कि कौन सा ऑप्शन अपना प्रोडक्ट में मैच कर सकता है। ये हम लोग के प्रोडक्ट को जज करने का तरीका होगा, थोड़ा ध्यान रखने का इस चीज को। कोई डाउट है अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 7 में तो आराम से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वाले पार्ट में कोई डाउट है तो बताओ। चलो इसको भी बता ही देते हैं। एक ही कैरल सेंटर है, यही रिएक्शन होना है, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इसमें दो तरीके से सवाल दिया जा सकता है। एक तो फिशर प्रोजेक्शन दे दे, ऐसा चार ऑप्शन। एक सॉलिड वेज प्रोजेक्शन दे दे। फिशर देगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देख लो आर है कि एस है, मान लेते हैं आर है, हमको नहीं मालूम, मान लेते हैं आर है। तो देख लो प्रोडक्ट में कहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन है। ऑल्दो एक कैरल सेंटर है ना तो चारों आंसर हो जाएगा। अगर एक कैरल सेंटर है तो आइदर आर होगा नहीं तो आइदर एस होगा, होना यही दोनों में से एक है। बट फिर भी जजमेंट के लिए बोल दे रहे कि देख लेना कि हम लोग का आर कॉन्फ़िगरेशन किस में निकल के आ रहा है। अगर हम लोग सीएल के जगह पे अपना न्यूक्लियोफाइल ओएच डालते हैं तब उसको मैच करा के देख लो सारे के सारे कैरल सेंटर से। ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, उससे हम लोग आराम से प्रोडक्ट वाले पार्ट पे जा सकते हैं। बाकी अगर प्रोडक्ट बनाना है तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोगों का जो ग्रुप दे रखा उससे हम लोगों को इन्वर्जन कराना है। तो इसमें भी सेम चीज है, हम लोग दो चीज कर सकते हैं। एक तो हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि इसका मिरर इमेज बना दें, तो भी अपना काम हो जाएगा। दूसरा अगर हमको मिरर इमेज नहीं बनाना तो हम एक काम कर सकते हैं कि CH3 जहां दे रखा वहां रहने दो, पीएच जहां दे रखा वहां रहने दो, एच जहां दे रखा वहां रहने दो, सीएल के जगह पे OH आना है। अगर सीएल के जगह OH आ गया मतलब रिटेंशन प्रोडक्ट बन गया, पहला चीज। बट अगर हम लोग को इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाना है तो इन चार ग्रुप्स में से किसी भी दो का एक्सचेंज कर लो, कोई भी दो का एक्सचेंज कर लो, अपना काम हो जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट चलेगा अपने पास। तो अगर सोचना है तो जहां OH है वहीं रहने दो, CH3 जहां है वहीं रहने दो, H के जगह पे पीएच डाल दो, पीएच के जगह पे H डाल दो। इन्वर्जन में तुम्हारी मर्जी, चारों में से कोई भी दो को सिलेक्ट करके 4C2 कर सकते हैं। चार में से दो को सिलेक्ट कर लिया, 4C2 क्या होता है, 4C2 कितना वैल्यू आएगा, 4C2 क्या होता है भाई, 4 × 3 और नीचे वाले पार्ट में 2 × 1, 2। ऐसा ना। यस यस सर। तो टोटल 6 तरीके होंगे, टोटल 6 स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं स्पेस में, टोटल मिला करके इस टाइप के ओरिएंटेशन में 6 बना सकते हैं। बाकी मिरर इमेज तो फिर हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, मिरर इमेज में तो 6 का डबल कर लो, मिरर इमेज 12 बन जाएगा। तो ऐसा तो एक अलग ही केस है। बट 4C2 बायो वाले लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सर ये ध्यान रिटेंशन रखना। मतलब कि सर कॉन्फ़िगरेशन जिस सेम हो पोजीशन से गया, हटा रिटेन वहीं कर पे गया। आएगा। हाँ जो कन्फिग नहीं वहीं पे आएगा मत सोचना, कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम, कॉन्फ़िगरेशन रिटेन कर गया, सेम रह गया। रिटेन करने का मतलब क्या होता है, होल्ड कर गया।
तो सेम अगर रह गया कॉन्फ़िगरेशन तो रिटेंशन प्रोडक्ट बोलेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सोचने का है, न्यूक्लियोफाइल के पोजीशन से मत सोचना, क्योंकि अपने को मालूम है स्विच करके तो हम लोग सेम ही कॉन्फ़िगरेशन ले आएंगे। स्पेस में हम लोग को स्ट्रक्चर अलग दिख रहा है बट स्पेस में वो सेम है, तो हम लोग स्पेस से बात करेंगे ना, नॉर्मल थोड़े ना बात करेंगे। और कोई डाउट तो बताइए क्या? हाँ बोलो। सर ये फिशर प्रोजेक्शन वाला मतलब एक मतलब डाउट क्लास ले सकते हैं क्या? मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मतलब ठीक है, डाउट कैसे क्लास ले इसको। लेना। तुम्हारा किसी दिन स्कूल, तुम एक चीज बताओ, तुम लोग, तुम्हारा स्कूल चलता है क्या तुम लोगों का सुबह? नो सर। किसी, कितने लोग का स्कूल नहीं चलता, मतलब कितने लोग का स्कूल चलता है ये बताओ, हाथ रेज करो थोड़ा। अभी भी कितने लोग का स्कूल चल रहा है? क्योंकि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड आने वाला, तो हम एक्सपेक्ट करें कि स्कूल बंद हो गया होगा। अर्पित का स्कूल चलता है, संचिता का चल रहा है, ये लास्ट वीक है। ओके ठीक है, अगर लास्ट वीक है तो ना उसके बाद अगले वीक से हम सुबह क्लास लगा देंगे तुम लोग आराम से। एक्चुअली हम 4 से 8 क्लास नहीं लगाते क्योंकि बैचेस रहते हैं, और हम भी अपना मीटिंग मीटिंग में रहते हैं शाम में ही। मोस्टली मेरा मीटिंग रात को ही, शाम में 7 बजे 6 बजे के बाद ही शुरू होता है, शाम में 4 बजे होता है। सुबह हम मोस्टली खाली रहते हैं, घर पे रहते हैं, 2-3 घंटे हम आराम से घर पे रहते हैं। सर तो दुर्गा पूजा में लगवा सकते हैं, अभी छुट्टी हाँ हाँ, चल रहा है बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल हम लगवा सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुबह के टाइम पे क्लास लगाने के लिए रेडी है, 11 बजे से लेकर के 2-3 बजे तक हम खाली है। 11 बजे से 2-3 बजे तक हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम यहाँ से निकलते हैं, हम लोग का मीटिंग रहता है, कभी यहाँ मीटिंग कभी वहाँ मीटिंग, तो उस चक्कर में फिर मेरा शाम बिल्कुल खराब रहता है। तो हम टाइम पे लौट जाते हैं, तो क्लासेस शाम में हो जाता है। कभी कभी मीटिंग में अगर किसी दिन एक्सटेंशन हो गया तो बात अलग है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को आप कुछ नहीं बोल सकते, बेसिकली बात यह है। बट हम सुबह खाली रहते हैं सुबह, लेकिन स्कूल रहता है इसलिए हम क्लास नहीं लगा पाते, दिक्कत यह है। तो हम तुम लोग का जिस दिन स्कूल खत्म हो गया, सुबह आराम से क्लास लगा देंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सुबह के मॉर्निंग के सेशन में आराम से 2-3 घंटे का क्लास चलेगा। हम वेट कर रहे हैं तुम लोग के स्कूल स्कूल बंद होने का, बट अब तुम्हारे स्कूल वाले लोग लगी हमको शॉकर देते रहते हैं ना। हम वेट कर रहे थे कि अभी दशहरा के टाइम पे 6-7 दिन का छुट्टी होगा स्कूल में, स्कूल वाला छुट्टी ही नहीं दे रहा। पता नहीं क्या दिक्कत है स्कूल वालों को, मतलब हम लोग, मेरा पूरा प्लानिंग स्कूल वालों के चक्कर में चौपट हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, अब आप स्कूलिंग वाले लोग हैं तो हम कुछ कर तो सकते नहीं है। चलो खैर, मेरे हिसाब से SN1 रिएक्शन समझ में आया होगा, और इसका कुछ और डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक तो ये पार्ट था अपना। हम लास्ट क्लास में तुम लोग एक और चीज बोले थे कि हम लोगों का पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट SN1 को फेवर करता है, या फिर क्यों हम लोगों का वर्ड हम यूज किए थे शायद सॉल्वोलिसिस, क्यों सॉल्वोलिसिस हम लोग यूज करते हैं, इसके पीछे का रीजन हम शायद बोले थे तुम लोग को बुक में देखने के लिए। देखा कोई भी? यस सर। क्या देखा? सर कभी कभी जो सॉल्वेंट रहता है वही एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है, इसलिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो ऐसे सॉल्वोलिसिस, सॉल्वोलिसिस बोलना अलग चीज है। वो तो स्टेटमेंट हो गया ना कि ये फैक्ट है, सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करता है इसलिए सॉल्वोलिसिस बोलते हैं। सॉल्वोलिसिस का मतलब सॉल्वेंट इज अ रिएक्टेंट, अलग केस। हम ये बोल रहे हैं कि सॉल्वेंट के प्रेजेंस में SN1 क्यों हो रहा है। अब इसके पीछे का लॉजिक अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत हम तुम लोगों के दिमाग में अभी डाउट डालेंगे, तब तुम लोग ज्यादा चेक कर पाएगा। मोटिवेट भी किया तो आज तुम लोग देख भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये बताओ कि एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम अगर डिस्कस करें तो हम लोगों का ग्राफ कैसा होना चाहिए, ये सोच के बताओ। एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम कैसा होना चाहिए? तो जैसा एक्सोथर्मी के इसमें होता है कि पहले रिएक्टेंट ऊपर में, फिर ऊपर ट्रांजिशन स्टेट में, उसके बाद फिर नीचे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सबसे ज्यादा पहले तो स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो ROH हम लोग का 2p ओवरलैप है, और RCl हम लोग का 2p ओवरलैप है। इनफैक्ट फ्लोरीन में रिएक्शन नहीं होगा, अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो 2p ओवरलैप, 4p ओवरलैप, 5p ओवरलैप, मतलब रिएक्टेंट वाला पार्ट हम लोग का थोड़ा अनस्टेबल है, प्रोडक्ट वाला पार्ट ज्यादा स्टेबल है। तो रिएक्टेंट विल बी एट द हायर एनर्जी, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे होगा। और जैसा हम बोले कार्बोकेटायन बनता है, तो कार्बोकेटायन अगर बना तो एक इंटरमीडिएट स्टेट भी आएगा, उस केस में हम लोग का आराम से ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हैं। और ऊपर से हम लोग डिस्कशन शायद लास्ट क्लास में किए थे कि हम लोग का कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हो रहा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें जैसे एक चीज सोच सकते हैं हम लोग कि मान लो अगर हम लोग का पहला स्टेप अनस्टेबल हो रहा है, तो पहला स्टेप हो ही क्यों रहा है। चलो दूसरा स्टेप समझ में आ रहा है कि हम लोग का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, बट पहला स्टेप वाला पार्ट तो काफी अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल स्टेप कैसे हो पाएगा? अनस्टेबल मतलब लोअर से हायर एनर्जी जाने के लिए अपने को एनर्जी चाहिए,
ठीक है, टेम्परेचर इन्फॉर्मेशन वो पड़ा हुआ है, मतलब अपने एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है, कोलिजन वगैरह भी चल रहा है, बट कोलिजन तो हमेशा चल रहा है, तो इसका मतलब कोई भी अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन है लोअर से हायर जाने वाला, वो कभी भी हो जाएगा। बट जितने भी इंडोथर्मिक रिएक्शन है सबको हीट चाहिए होता है अच्छे से होने के लिए, यहाँ पे बिना हीटिंग के काम चल रहा है। ऑल्दो हम लोग का पहला स्टेप वाला पार्ट थोड़ा गड़बड़ है, बट स्टिल बिना हीटिंग के काम चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसमें बड़ा सिंपल सा केस है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज और हेलोजन के ऊपर माइनस चार्ज, ये इसीलिए हो पा रहा है, सिग्मा बॉन्ड इसीलिए ब्रेक कर पा रहा है क्योंकि सॉल्वेंट वाला पार्ट सॉल्वेशन इफेक्ट दिखा सकता है इसमें। अगर बॉन्ड को ब्रेक करना है तो उसको ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, वो सफिशिएंट एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी की तरफ से आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। और अगर मान लो दोनों का सॉल्वेशन कराना है, कटायन एंड अनायन का, तो हम लोगों ने एक बार डिस्कशन किया था कि कटायन एंड अनायन अगर दोनों का ही सॉल्वेशन कराना है तो डेफिनेटली हम लोगों के पास मीडियम वाला पार्ट पोलर प्रोटिक होना चाहिए। जैसे लोग यहाँ डिस्कशन में याद रखते हैं पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN1 रिएक्शन, क्यों फेवर्स नहीं मालूम, इसीलिए फेवर करते हैं क्योंकि हम लोगों को एक सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके आयंस में कन्वर्जन चाहिए। सिग्मा बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, उसके लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, उसमें भी क्लोरीन का बॉन्ड है कार्बन के साथ, कोई इतना आसान बॉन्ड नहीं है, तो सफिशिएंट एनर्जी चाहिए। कहाँ से आएगा? तो ये हम लोगों के पोलर प्रोटिक मीडियम के सॉल्वेशन के इफेक्ट की वजह से आ रहा है, क्योंकि सॉल्वेशन वो दोनों आयंस का कर सकता है, तभी जाके सफिशिएंट एनर्जी मिल रहा है। जो सॉल्वेशन का एनर्जी मिलता वही हम लोग के बॉन्ड ब्रेकिंग में यूज होता चला जा रहा है, तो इसलिए हम लोग पोलर प्रोटिक मीडियम यूज करते हैं। और पोलर प्रोटिक मीडियम वैसे ही केसेस है जहां पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं बेसिकली, तो ऐसा केस हमेशा हम लोग का सॉल्वेंट के जैसा भी बिहेव करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया मतलब लिक्विड स्टेट में मोस्टली रहेगा, सारे के सारे जगह लिक्विड स्टेट आ जाता है, तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया तो लिक्विड स्टेट में रहेगा, मतलब सॉल्वेंट के जैसा बिहेव करेगा, तो हम लोग का सॉल्वेशन इफेक्ट आएगा ही आएगा, सॉल्वोलिसिस हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं। ये एनर्जी कोऑर्डिनेट डायग्राम का ध्यान रखना। एंड इसके बाद हम लोग दो तीन छोटा सा माइनर डिस्कशन किया करते हैं फैक्टर्स वाले पार्ट का, ये बहुत ही मस्ट है, इसको इसलिए भी याद रखना मस्ट है क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों का SN1 वर्सेस SN2 वर्सेस वर्सेस E1 वर्सेस E2। एक ही कंपाउंड है, चारों रिएक्शन कर रहा, कब SN1 करेगा कब SN2 करेगा बहुत कंफ्यूजिंग चीज है, वो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक डिस्कशन किया था। आज हम सोचे थे कि SN2 पढ़ाएंगे, बट आज तो तुम लोगों को ज्ञान ही बांटते रह गए, कोई दिक्कत नहीं है, इतना जरूरी है। तो इस केस में हम लोग लास्ट क्लास में एक डिस्कशन किए थे, ये रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये हम लोग का स्टेप था एक पार्ट। और दूसरा, पहले स्टेप में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में लिविंग ग्रुप हट रहा है, तो लिविंग ग्रुप का हटना अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी हटेगा, जितना जल्दी हटेगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का बनना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी भी मैटर करेगा, बट लिविंग ग्रुप हम लोग का जितना जल्दी हटेगा उतना बेटर होगा, ऐसा बोल सकते हैं। बट सबसे पहला पार्ट, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, ये तो हम लोग का यूनिवर्सल रूल है, जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा तो उसमें रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, या फिर रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट था केवल, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में और कुछ भी इन्वॉल्व नहीं था। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, हायर रेट ऑफ SN1 आराम से बोला जा सकता है, सबसे पहला कंसिडरेशन जो अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद दूसरा, हम लोग न्यूक्लियोफाइल को तो कहीं रखे ही नहीं थे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, तो न्यूक्लियोफाइल अपने लिए मैटर नहीं कर रहा कि न्यूक्लियोफाइल का अमाउंट क्या है, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं हायर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, जितना लिविंग ग्रुप अच्छा होगा उतना जल्दी हटेगा, उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनाएगा, पहला स्टेप उतना ही ज्यादा होगा, तो इस केस में हायर रेट ऑफ रिएक्शन आराम से बोल सकते हैं। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी में क्या होगा, तो इस केस में RI, RBr, RCl एंड RF, इन चारों में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी कौन सा होगा, तो I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल, डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जितना स्टेबल नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप, मतलब उतना वीक बेस उतना बेटर लिविंग ग्रुप, तो RI सबसे बेटर लिविंग ग्रुप है। ये हम लोगों के अल्काइल हलाइड के केस में एक ऑर्डर होता है जो अपने को ध्यान रखना होता है। फिर उसके बाद एक और चीज है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द RDS। तुम लोग को नींद आ रहा होगा तो बता देना, थोड़ा गाली दे देंगे, नींद खुल जाएगा। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द RDS, देयरफॉर, और ऐसा हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कर चुके हैं, देयरफॉर हायर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन
आगे हायर रेट ऑफ रिएक्शन, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं। एक ये बेसिक केस जो अपने को ध्यान रखने का है। तो अब इस केस में क्या होगा, तो हम लोग का जो 3 डिग्री कार्बन चेन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस केस में हम लोग का जो 3 डिग्री RX है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देगा, मतलब 3 डिग्री अल्काइल लाइट से हेलोजन हटके ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिलेगा, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। फिर उसके बाद 2 डिग्री RX, फिर उसके बाद 1 डिग्री RX, और सबसे लास्ट में हम लोग का CH3X। ऑल्दो CH3X कंपैरिजन में हम लोग रखते नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है, अभी बताएंगे। बट इस डिग्री को केवल थियोरेटिकल नॉलेज के लिए याद रखना, इसको प्रैक्टिकली याद मत रखना। रेजोनेंस का केस हम लोग के ऑर्डर को चेंज कर सकता है। 1 डिग्री कार्बन हुआ बट रेजोनेंस मिल रहा है वहां पे, प्लस M मिल रहा है वहां पे, वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये एक जनरल कार्बन चेन का हम लोग का रेफरेंस है, जो नॉर्मली हम लोगों के बाकी केसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, थोड़ा ध्यान रखने का इस चीज को। फिर उसके बाद हम लोगों का कार्बोकेटायन के बाद ऐसा कर सकते हैं, पोलर प्रोटिक मीडियम वाला पार्ट, इसको मॉल दो, हाईलाइट कर रहे हैं थोड़ा। पोलर प्रोटिक मीडियम, ऑल्दो इसका रीजन बता दिया मैंने, तुम लोग को याद रहेगा। पोलर प्रोटिक मीडियम फेवर्स SN1 रिएक्शन, ये अपने को ध्यान रखने का है। इसके अलावा हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं पोलर प्रोटिक मीडियम के अलावा, और कोई फैक्टर हमको तो ध्यान बहुत ज्यादा नहीं आ रहा। कार्बोकेटायन तो बता ही दिया हम लोगों ने, हाँ ठीक है, 4 केसेस सही है। टेम्परेचर का एक फैक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बट एक प्रॉब्लम है, हम लोग का रिएक्शन वाला पार्ट एक्सोथर्मिक है ओवरऑल, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगा, प्रोडक्ट का बनना फेवरेबल नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, बट प्रोडक्ट का बनना फेवरेबल नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा के हम लोग क्या कर लेंगे अगर प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा तो। इनफैक्ट आगे पता चलेगा कि हीटिंग करना इसलिए फेवरेबल नहीं है कि रिएक्शन का रेट सबके लिए बढ़ेगा, SN1 SN2 इवन E2 सबके लिए बढ़ेगा, बट एलिमिनेशन फेवरेबल होगा। तो ये हम लोग के लिए टेम्परेचर का फैक्टर किसी काम का नहीं होता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपने को याद रखना है, एकदम मस्ट है याद रखना। द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन, और हर एक का रीजन भी थोड़ा ध्यान रखना है। ये SN1 रिएक्शन नहीं देते हैं कौन कौन से कंपाउंड। पहला केस हम लोग ले सकते हैं CH3X का, क्योंकि इस केस में CH3 जो कार्बोकेटायन बनता है इज वेरी अनस्टेबल, देयरफॉर डज नॉट फॉर्म। बहुत अनस्टेबल कार्बोकेटायन इसलिए नहीं बनता, तो इसलिए मिथाइल हैलाइड रिएक्शन नहीं देता, पहला पॉइंट याद रखने का है। दूसरा, पुअर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, CH3 के साथ अगर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट, सॉरी CH3 नहीं, R के साथ अगर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट पुअर नेचर का है तो रिएक्शन नहीं होगा। और पुअर में हम लोग फ्लोरीन ले सकते हैं, F- बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, OH- बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, RO- वाला पार्ट बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, NH2- वाला पार्ट बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है। ये सब केसेस में हम लोग के SN2 रिएक्शन या SN1 रिएक्शन कुछ भी नहीं होता, लिविंग ग्रुप हटता ही नहीं है, बोलता कि नहीं हम नहीं हटेंगे, रिएक्शन नहीं हो सकता। इस केस में हम लोग का बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप है, ये हम लोग का रीजन ही कुछ अलग है, यहाँ रिएक्शन ही नहीं होगा। आगे जाके मालूम पड़ेगा अल्कोहल में रिएक्शन कराने के लिए, इथर में रिएक्शन कराने के लिए क्या कर सकते हैं, बट अभी SN1 नहीं होगा। तीसरा एक केस है जो अपने को ध्यान रखने का है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ हेलोजन, इस चीज को हम लोग विनाइल हैलाइड बोलेंगे। और दूसरा बेंजीन के साथ हेलोजन वाला पार्ट, ये हम लोगों का अराइल हैलाइड वाला पार्ट हो गया। विनाइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड दोनों SN1 नहीं देते, दो रीजन है। पहला, जो हम लोग का कार्बोकेटायन बनता है C+ कार्बोकेटायन या फिर जो बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन है, वेरी अनस्टेबल। ये तुम लोगों को हम लोगों ने अल्काइन वाले पार्ट में डिस्कशन में बताया था, वेरी अनस्टेबल, इसलिए बनेगा ही नहीं। अगर बनेगा ही नहीं तो फिर रिएक्शन SN1 नहीं हो सकता, पहला। और दूसरा, ड्यू टू रेजोनेंस, ये रीजन तुम लोग को याद रखना है भाई, ये तुम्हारे स्कूल में आता है, 12th वाले लोग ये सवाल आएगा। अराइल हैलाइड डज नॉट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज डेवलप्ड, बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन। तो कार्बन हेलोजन के बीच में अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इस केस में हम लोगों का जो हेलोजन वाला पार्ट है उसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी घट गया, लिविंग ग्रुप हटता ही नहीं है। अगर लिविंग ग्रुप नहीं हटा तो रिएक्शन कैसे करा सकते हैं? ये दोनों रीजन ध्यान रखना, बट स्कूल के लिए नीचे वाला रीजन ध्यान रखना, स्कूल में केवल ये लिखना है, ऊपर वाला रीजन स्कूल में नहीं चलेगा, स्कूल में नीचे वाला पार्ट रखना है, ये थोड़ा
ध्यान रखने का है। एंड इसके अलावा एक और केस है जो हम इनफैक्ट थोड़ा अलग कलर से मेंशन करेंगे, ये पार्ट। कोई बता सकता है इसका रीजन? ये कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देगा, क्यों? ब्रेड ब्रेड्स रूल। ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है, इसको हम लोग आराम से बोल सकते हैं वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के वायलेशन की वजह से हम लोगों का ये पार्ट ही नहीं बन सकता, इंटरमीडिएट नहीं बन सकता। तो अगर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा तो हम लोग रिएक्शन नहीं करा सकते। ये 5 पॉइंट्स अपने को ध्यान रखना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1, रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत सिंपल सा है, जिंदगी भर याद रहेगा, बट फैक्टर्स याद रखने का है और ये 5 एग्जांपल्स याद रखने की। ये सब कंपाउंड्स SN1 नहीं दे सकते। 5 के इनफैक्ट 6 हो गया ना, चलो इसको 6 कर देते हैं, 5 और यहाँ वाले पार्ट में 6 एग्जाम्पल ध्यान रखने की। ये सब कंपाउंड SN1 नहीं देते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये ध्यान रखना होगा कि इस केस में रिएक्शंस नहीं होने वाला है। बाकी SN1 में से ज्यादा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट क्योंकि तुम लोग को SN1 बता दिया है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का अच्छे से आइडिया दिया है, तो SN2 और भी छोटा है। SN2 सिमिलर पैटर्न पे चलेगा, वहां पे फिर हमको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करना पड़ेगा। SN2 मुश्किल से हम लोगों का आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा विद थ्योरी, वो हम लोग आराम से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम कुछ कुछ होमवर्क देना चाहेंगे तुम लोगों को, होमवर्क ट्राई करके देखना। एंड हम एक बार विशाल सर से बोलेंगे कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो उन लोग का जिस दिन स्कूल नहीं हो रहा उस दिन आराम से हम लोग 11 बजे से क्लास लगा लेंगे, 11 बजे से 1-2 बजे तक आराम से क्लास कर लेंगे। तो 3-4 घंटे का क्लास हम फर्स्ट शिफ्ट में आराम से कर लेंगे। सेकंड शिफ्ट हम थोड़ा बिजी रहेंगे, 2-3 दिन के बाद हमको भी नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में हम बिजी रहेंगे, रहते हैं नॉर्मली। फर्स्ट शिफ्ट में एकदम खाली रहेंगे आराम से। तो 11 बजे से 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, किसी दिन अगर मीटिंग मेरा शाम में 5 बजे है तो फिर ठीक है 4 बजे तक मैक्सिमम। अगर 6 बजे से है तो फिर 5 बजे तक भी आराम से हम लोग कर सकते हैं, ब्रेक लेकर के हम लोग क्लासेस आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो होमवर्क नोट करो, आज के लिए कुछ कुछ होमवर्क देंगे ताकि तुम लोग का प्रैक्टिस भी हो। अपने बुकलेट में ही होमवर्क दे रहे हैं पहले हम तुम लोगों को, इसी से ट्राई करके देखो, इसमें ठीक ठीक क्वेश्चन है, बेसिक्स जो तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों ही सॉल्व करना ज्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन तो होमवर्क दिया था SN1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 20 में नहीं, 20 मत करना, 20 भी मत करना। 20 अल्कोहल का रिएक्शन, एक्चुअल में अल्कोहल का रिएक्शन SN1 भी होता है, SN2 भी होता है। तो अल्कोहल में मैकेनिज्म नहीं सीखना है, अल्कोहल में केवल हम लोग रिएक्शन सीखेंगे कुछ कुछ। 20 छोड़ देना, 20 नहीं करने का है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन करेंगे, तब तक हम लोग एक्सरसाइज 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 2 में हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30, 31, 32 अल्कोहल का रिएक्शन है। 34 बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत मजा आएगा सॉल्व करके, इसको अच्छे से ट्राई करना, आंसर पर तक खुद से पहुंचने की कोशिश करना। 35 जो है ये अल्कोहल का सवाल हो गया, इसको भी नहीं दे सकते, चलो ठीक है। एडवांस वाले में आते हैं, थोड़ा एडवांस में हम लोग कुछ कुछ पुराने क्वेश्चन देंगे, उसको प्रैक्टिस करना। अदरवाइज तुम थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बीच में बहुत टाइम पास किया तुम, देख के मालूम पड़ रहा है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे ऐसे बात करेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि तुम्हारे लिए हमको हड़बड़ी नहीं है, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्किप कर सकते हैं। तो एक बार हम डिस्कशन कर लेंगे कि तुम्हारे पास अभी KVPY भी आने वाला है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आराम से तुमको हम बाद में पढ़ा देंगे अलग से बैठा करके, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको प्रेशर में नहीं डालना चाह रहे अब हम। और एक बार अरविंद से बात करो, सत्यदर्शी से भी डिस्कस करो, KVPY के लिए उन लोगों ने क्या किया है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है KVPY का एज कम्पेयर टू मी, हमको नहीं आइडिया KVPY का, बहुत ज्यादा फ्रैंकली बताया तो हमको बहुत ज्यादा आइडिया नहीं, ऊपर ऊपर की चीजें हम बता सकते हैं। मैंने कभी एग्जाम नहीं दिया KVPY का, तो हमको नहीं मालूम कि KVPY क्या चीज है, तो इसीलिए उनसे डिस्कशन करो तो ज्यादा बेटर है। तो हम अरविंद को ही बोल देंगे कि अदवे तुमसे बात करेगा, और तुम ही को बात करना होगा, अरविंद तुमसे आकर के बात नहीं करेगा, सत्यदर्शी से ही पूछ लेना, सत्यदर्शी तुमसे बात कर लेगा। क्योंकि टीचर लोग को पता नहीं क्या हो जाता है, टीचर लोग को लगता है कि थोड़ा भला हो जाए सामने वाले का, भले ही सामने वाले को चाहिए भलाई, चाहिए या नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग को लगता है कि शायद भला हो जाए, शायद भला हो जाए। ये ट्राई करके देखना। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12,
इसको ट्राई करके तुम लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। नहीं 12 नहीं, मतलब 11 12 तो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क दिए थे क्या हम? ये क्वेश्चन 10, हाँ 10 तो होमवर्क दे चुके हैं। ठीक है, फिर से ना एक काम करना, 10 भी ट्राई करना और 11 भी ट्राई करना। तुमको बड़ा अजीब लगेगा दोनों ट्राई करके, बहुत चीज सीखने को मिलेगा जिंदगी में। ट्राई करना, बहुत अच्छा सवाल है, और दोनों एक ही साथ ट्राई करना, ये बहुत ही मस्त है। क्वेश्चन नंबर 13, SN1 SN2 13 13 13। अगर तुम लोगों के पास बुक्स होगा तो ये ट्राई करना। 14 15 नंबर, ये तुम्हारा काम है। कोई भी बुक उठा करके देखो SN1 के बारे में, वहां पे बड़े मजेदार पता चलेगा। इनफैक्ट अगर तुम लोगों ने सॉल्वोलिसिस हम लोग क्यों बोलते हैं चीज पढ़ा होता, तो ये क्वेश्चन तुमको वहां पे पता चलेगा। ये तुमको रिसोर्स से ढूंढना है, अदरवाइज हम डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन का, बट SN2 के बाद करेंगे। अभी के लिए तुम लोग खुद से सोच के देखना, और बुक से रेफर करो, बुक से ढूंढो, सर्च करो कि कहाँ पे ये चीज दे रखा है। SN1 में दे रखा होगा, जहाँ पे SN1 का स्टीरियोकेमिस्ट्री एज अ टॉपिक बना हुआ होगा, वहां पे दे रखा होगा, वहां पे मिल जाएगा। सर्च करके देखना एक बार इस चीज को, मजा आएगा। ठीक है, इतने सफिशिएंट है क्वेश्चंस, इतने सॉल्व करो, बाकी हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं आराम से। और बाकी हम विशाल सर को बोल देंगे कि अगर तुम लोगों का किसी दिन स्कूल नहीं होता है तो उस दिन हम लोग आराम से 11 11:30 बजे से आराम से क्लासेस लगा लेंगे। तो हम लोगों का 2-3 घंटे का क्लासेस रहेगा, आराम से सिलेबस खत्म होगा। अब हम लोगों का, सर हाँ बोलो। सर वो एक क्वेश्चन था। बोलो। सर मतलब कोई कोई जो रिएजेंट होता है जब हम रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सिलेक्टिव नेचर का क्यों होता है? जैसे एक एनबीएस का एग्जांपल दिए थे ना, जो ब्रोमिनेशन कराता है, तो वो मतलब वो वही क्यों, मतलब वो एक स्पेसिफिक जगह क्यों काम करता है? सिलेक्टिव नेचर का क्यों होता है, ऐसा सवाल तो हम कभी नहीं सुने, ऑल्दो ये अच्छा सवाल है मेरे लिए भी। सिलेक्टिव नेचर का होता है ये तो पता है, क्यों होता है सिलेक्टिव नेचर का ये पता करने लायक सवाल है, हमको भी पता करना पड़ेगा। हमको भी दिमाग ही नहीं लगा इस चीज पे। अच्छा सवाल है ये मेरे लिए भी, चलो हम मालूम कर लेंगे तो फिर हम बताएंगे इस तरह के कंपाउंड्स इतने सिलेक्टिव नेचर के क्यों है। ऑल्दो है तो कुछ कुछ बॉन्ड एसोसिएशन से रिलेटेड होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, बट हमको कुछ कंफर्म नहीं मालूम, तो हम मालूम कर लेंगे। हम आज तक इस फैक्ट से कभी रूबरू नहीं हुए हैं, मालूम करके बताएंगे तो ज्यादा बेटर है। अच्छा सवाल है, मजा आया हमको सुन करके। और कोई डाउट तो बताए। बाकी लोग वेट कर रहे होगे, सर अब बस कीजिए सर, 11 बज गया। थैंक यू बोलने के लिए रेडी होगा सब, गाली भी दे रहा होगा आदित्य को, किस का है पूछ रहा है। हाँ बेतान्या बोलो, कुछ कल बोल रही क्लास थी। है। कल क्लास है, कल क्लास है, हमको नहीं पता। एक मिनट देख लेते हैं। तान्या की आवाज में नींद सुनाई दे रहा है। एक गलत दिन पकड़ा गया आज अतुल सर से। कल टेस्ट है ना जी तुम लोगों का, फिजिक्स का। कल तो 12th में मेरा क्लास है, नहीं कल तो क्लास नहीं होना चाहिए मोस्ट ऑफ, कल नहीं होगा। तुम लोग का छुट्टी कब हो रहा है, मैं विशाल सर को बोलेंगे, विशाल सर कोऑर्डिनेट कर लेंगे छुट्टी उट्टी का, या फिर हम भी पूछ लेंगे ग्रुप में। छुट्टी अगर हो रहा होगा तुम लोगों का दशहरा का, तो हम लोग आराम से सुबह के मॉर्निंग के शेड्यूल में 4 से 5 घंटे का अपना 4 घंटे का लगातार क्लास में लाएंगे। 1-1.5 घंटे का क्लास, फिर ब्रेक आधे घंटे का, फिर 1-1.5 घंटे का क्लास। एक एक क्लास में हम लोग का एक टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा, तो आराम से हम लोग क्लासेस लगाएंगे उसके बाद। तो कल तो क्लास नहीं है, कल शायद टेस्ट है तुम लोग का, फिजिक्स का रिवीजन टेस्ट वगैरह भी चल रहा है, उसको दो आराम से, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ना। तो आज के लिए कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए टाटा बाय बाय सबको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।